जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजे का चैप्टर है। इंशाल्लाह तफसील में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सी आइडियाज हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या पढ़ना है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ताकि हमारे दिमाग में एक आइडिया बन जाए कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह इस चैप्टर में जितने भी बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो साथ साथ बताऊंगा, आइडेंटिफाई करवा दूंगा कौन कौन से सवाल आपने लॉन्ग के तौर पे तैयार करने हैं। इवन शॉर्ट कौन कौन से आते हैं वो भी आपको बता दूंगा, और इवन लेक्चर के दौरान बहुत से एमसीक्यूज भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो लिहाजा इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस हैं उसको लाजमी देखिएगा, ताकि आपको सारा चैप्टर इजीली समझ में आ जाए, जो कि मेरी अव्वलीन ख्वाहिश है। तो चलते हैं इस चैप्टर की डिटेल की तरफ कि इस चैप्टर में आखिर हमने पढ़ना क्या क्या है। जी तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा मैं हाईलाइट आपको दे देता हूँ। इस चैप्टर में सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि एसिड और बेसिस आखिर होते क्या हैं। आपने आज से पहले एसिड और बेसिस के बारे में काफ़ी सुना होगा, लेकिन उनको तफसील से एक केमिस्ट्री का आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, वो आउट किया जाएगा। बहुत से साइंसदान आए, जिनमें आर्हीनियस, जिनमें लॉरी ब्रॉन्स्टेड, और जिनमें लिवॉयर, जिनमें हैम्फ्री डेवी, जिनमें मैं नाम लूँगा एक और साइंसदान का जो कि बहुत ही मशहूर साइंसदान था अपने वक्त का, गिलबर्ट न्यूटन लेविस। इन साइंसदानों ने एसिड और बेसिस को लेकर अलग अलग नज़रियात दिए हैं, एक आइडियाज़ दिए हैं कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होती हैं, कैसे पहचान कर सकते हैं इनकी। वैसे मैं आपको एक सरसरी सी पहचान बता देता हूँ कि तेज़ाब खट्टे होते हैं, तुर्श होते हैं, जबकि जो बेसिस हैं वो कड़वी होती हैं। तेज़ाब आपको फलों में मिलेंगे, खट्टे अंगूर, खट्टी इमली, खट्टे सिट्रस फ्रूट्स, आई डोंट नो, जो चीज़ में आपको खट्टापन महसूस हो वो सब तेज़ाब हैं। और अगर आप कहें कि सर बेस के बारे में बताएं तो थोड़ा सा साबुन चखिएगा कभी, तो थोड़ी सी मुंह में झाग भी बन सकती है। लेकिन ये है कि आपको साबुन के अंदर बेस नज़र आएगी, दैट इज़ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कास्टिक सोडा, जो कि आपको कड़वी महसूस होगी। तो लिहाजा ये मेरा एक थोड़ा सा एक नेचुरल एक्सपीरियंस है। फिर हम डेफिनेटली जब हम कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले मैं कुछ हिस्टोरिकली थोड़े से कॉन्सेप्ट्स बताऊँगा, इंट्रोडक्शन में ही वो आ जाएंगे। और फिर मैं आपको आर्हीनियस, स्वांते आर्हीनियस साइंसदान का पूरा नाम था, इसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया एसिड बेस के नज़रिए को, जो आज भी एक्सेप्टेबल है और ज़बरदस्त नज़रिया है। इवन उसके बाद आए जो साइंसदान, उन्होंने भी बड़े डेलिब्रेट आइडियाज़ दिए, जिनमें लॉरी और ब्रॉन्स्टेड अलग अलग मुल्कों के साइंसदान थे, लेकिन जिन्होंने एक ने एसिड्स के बारे में बताया, एक ने बेस के बारे में बताया, लेकिन दोनों का पेपर चूँकि रेलिवेंट था तो कॉन्सेप्ट बन गया लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड या ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो उसको के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एसिड और बेस क्या होते हैं। फिर मैं आपको आइडिया दूंगा अबाउट लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये वही लेविस है जिसने क्लास 9 में, जिसका आपने आयनिक बॉन्ड स्टडी किया है, जिसका कोवलेंट बॉन्ड स्टडी किया है, ये वही लेविस है। इसने यहाँ पे एसिड और बेस का नज़रिया भी दिया हुआ है, और इसके अलावा इसने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का नज़रिया भी दिया था। तो एक बहुत मशहूर और बड़ा साइंसदान था। बहरहाल हम जब एसिड बेसिस को जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि क्या होते हैं, तो फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे। फिर हम इनकी खसूसियात को पढ़ना शुरू करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, यानी एसिड की क्या खसूसियात हैं। जिस तरह आपकी खसूसियत है कि आप स्टूडेंट हैं, मेरी खसूसियत है कि मैं टीचर हूँ, इस तरह तेज़ाबों की भी खसूसियत है। जिस तरह आपने एक तेज़ाब का नाम सुना होगा सिरका, उसमें थोड़ी सी मिर्चें डाल दें, बंद कर दें, एक हफ्ता बंद रहने दें, फिर मिर्च निकालें, रोटी के साथ खाएँ, आपके पेट के लिए बड़ी अच्छी ग़िज़ा बना दी मैंने। कैसी खसूसियत है कि कुछ ऐसे तेज़ाब भी हैं जो हमारे खाने के लिए होते हैं, सो दे आर गुड। इसके अलावा फिर हम जब खसूसियात पढ़ लेंगे तो फिर हम यूजेस ऑफ एसिड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम जब एसिड और बेसिस को स्टडी कर चुके होंगे तो फिर हमारे पास डेफिनेटली बेसिस भी हम स्टडी कर चुके हैं, बेसिस के आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स भी ले चुके हैं। तो लिहाजा फिर हम खसूसियात पढ़ेंगे बेसिस की भी। बहुत सी बेसिस के नाम याद करने हैं आपको। सबसे पहले मैं आपको एसिड्स के नाम याद करवाऊंगा, बेसिस के नाम याद करवाऊंगा, ये हमारा वीडियो के अंदर जर्नी रहेगा। फिर हम यूजेस ऑफ बेसिस के बारे में बात करेंगे। आखिर बेसिस का आम जिंदगी में कहाँ पर इस्तेमाल है, कौन सी बेस किस तरह इस्तेमाल हो रही है, इसके ऊपर हम पढ़ेंगे और याद रखेंगे बातों को। उसके बाद एक थोड़ा सा टफ टॉपिक, द pH स्केल, द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब ये मैंने जो बोला है, ये मैंने क्या बोला है, मैं आपको तफसील में समझाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि पानी में रहते हुए
पीएच को कैसे समझाया जा सकता है, आखिर पीएच क्या समझाता है। स्टूडेंट्स याद रखो, किसी भी कंपाउंड को एसिड डिक्लेयर करना है या बेस डिक्लेयर करना है, वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं पीएच की मदद से। तो लिहाजा पीएच जो है एक इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा आपकी थिंकिंग का, क्योंकि पीएच के बगैर शायद एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का टॉपिक टोटली इनकम्प्लीट है। लिहाजा डेरिवेटिव पीएच का एक अलग सा लेक्चर बनाएंगे और उसी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, सारी किताब के लिंक्स होते हैं, चैप्टर वाइज मैंने सारे बनाए रखे हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा, 10th केमिस्ट्री बाय सर खुरम राजपूत। ओके, उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आएगा सॉल्ट्स, विच इज द लास्ट टॉपिक, लेकिन इतना टफ नहीं है, आसान है। एक सवाल स्टूडेंट अमूमन मुझसे पूछता है, सर ये सॉल्ट्स क्या होते हैं, तो मैं कहता हूं बेटा दुनिया में जितनी भी मिट्टी है ये सब सॉल्ट्स हैं, इनके अंदर मुख्तलिफ किस्में मौजूद हैं, इवन जो घर में आप नमक खाते हैं वो भी सॉल्ट है। लेकिन सॉल्ट होता क्या है, आखिर बाय डेफिनेशन ये क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। शुरू में भी थोड़ा सॉल्ट्स के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा, उसके बाद फिर डेफिनेटली सॉल्ट्स को प्रिपेयर किया जा सकता है। दो किस्म के सॉल्ट्स होते हैं, पानी में हल होने वाले, पानी में हल नहीं होते। लेट्स से दैट जो आप रेत लेकर आते हैं उसको पानी में डालते हैं, रेत पानी में हल नहीं होती। रेत एक सॉल्ट है, सिलिका SiO2, और भी इसमें सिलिकेट्स के सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन ये पानी में हल नहीं होते। चूना CaCO3, ये भी पानी में हल नहीं होता, लेकिन आप कह सकते हैं कि हमने ये सॉल्ट्स तैयार करने हैं, इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल, यानी मिसिबल इममिसिबल, यानी जो पानी में हल होते हैं, जो नहीं हल होते, उनको हम तैयार करना सीखेंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी द जर्नी। और उसके बाद हम फिर डेफिनेटली जब हमने बात कर ली एसिड्स की, बेसिस की, तो फिर अब जब सॉल्ट्स पे आए हम, और सॉल्ट्स कैसे बनते हैं ये हमने सीख लिया, तो फिर टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की भी बात करेंगे। आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा कि सॉल्ट्स की भी किस्में होती हैं, तो मैं आपको सॉल्ट्स की किस्में समझाऊंगा इस चैप्टर के अंदर। और फिर आखिर में हम डेफिनेटली सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्ट्स आपके ब्लड का एक परमानेंट हिस्सा है स्टूडेंट्स, सॉल्ट्स आपके ब्लड में रहने चाहिए। अगर आपके ब्लड में सॉल्ट्स नहीं है तो आपके जिस्म काम नहीं कर सकता, ये भी याद रखिएगा। जब आप कभी क्या कर देते हैं, उल्टी वगैरह कर देते हैं, तो आपके जिस्म में ब्लड में सॉल्ट्स की कमी हो जाती है, इससे आप वीकनेस फील करते हैं। अब उल्टी के बाद, क्या के बाद आप हमेशा ने देखा होगा आप वीकनेस फील होती है, फिर आप मिनरल वाटर्स में इलेक्ट्रोलाइट्स डाल के पीते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स होते हैं, ताकि आपके ब्लड में सॉल्ट्स को वापस नॉर्मल किया जाए। तो लिहाजा सॉल्ट्स भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल एक टॉपिक रहेगा, जो कि हम स्टडी करेंगे। तो लिहाजा ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको दे दिया कि आखिर क्या हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में। बहरहाल इंट्रोडक्शन की बात ही करते हैं और मज़ीद जानते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ और कौन से कोई ऐसे सवाल हैं जो इंट्रोडक्शन में छुपे पड़े हैं और हमें इनको मेमोराइज कर लेना चाहिए। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम इंट्रोडक्शन की बात कर चुके हैं आपसे। अब हम बात करते हैं आपसे कि जाबिर बिन हयान और लिवॉयर और हेम्फ्री डेवी जैसे साइंसदान जो थे, इन्होंने क्या किया। जाबिर बिन हयान जो थे, ही वॉज अ ग्रेट केमिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, ये बहुत बड़े केमिस्ट थे। इन्होंने बहुत से तेज़ाब जो हैं इनके ऊपर काम किया, जिनमें आप कह लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और सबसे बढ़कर तेज़ाबों का बादशाह सल्फ्यूरिक एसिड। अब कह लो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड हैं, इनको हम कहते हैं, अगर इकट्ठे कर दिया जाए एक ख़ास मिकदार में, ये सोने को भी अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। यानी अगर ये लिक्विड दोनों तेज़ाबों का बनाया जाए तो इसको जो है हम आबे सुल्तानी कहेंगे। आबे सुल्तानी इसलिए क्योंकि ये ऐसा आब है, मतलब पानी तो नहीं होता इसमें, तेज़ाब ही होते हैं, दोनों तेज़ाब मिक्स होते हैं ख़ास रेशो के साथ, लेकिन फिर भी इसको आबे सुल्तानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गोल्ड को अपने अंदर मिक्स कर सकता है। यानी अगर आप इसमें गोल्ड डालेंगे तो इसमें गोल्ड मिक्स हो जाएगा। आपने देखा होगा कि ज्वेलरी होती है, और इस ज्वेलरी को लेट्स से दैट ये लोहे की ज्वेलरी है, और अगर इसको हम आबे सुल्तानी में डालेंगे तो इसको सोने का पानी चढ़ जाएगा, यानी कि सोने का कवर, सोने की प्लेटिंग हो जाएगी। और इस तरीके से जब आप इस ज्वेलरी को बाहर निकालेंगे तो वो ज्वेलरी आपको लगेगी कि वो सोने की है। तो लिहाजा आप कह लें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों के मिलाने से इंग्लिश में इसको एक्वा रीजिया कहेंगे। तो आज से 1000 साल से ज़ायद अरसे से पहले जाबिर बिन हयान ने हमें एक्वा रीजिया बना के दिया। ही वॉज अ ग्रेट केमिस्ट। इसने हमें तेज़ाबों का बादशाह सल्फ्यूरिक एसिड बना के दिया, और इसके अलावा इसने हमें कुछ तरीक़ेकार भी बताए कि इस तेज़ाब का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो सकता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और साइंसदान आता है, एंटोइन लॉरेंट डी लिवॉयर। एंटोइन लॉरेंट डी लिवॉयर की कंट्रीब्यूशन ये है कि इस साइंसदान ने केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम किया। इस साइंसदान ने जो है एक कॉन्सेप्ट दिया बाइनरी कंपाउंड ऑफ एसिड्स का। अब ये जो लिवॉयर का कॉन्सेप्ट था बाइनरी कंपाउंड ऑफ एसिड्स,
वो ये था कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन हो तो अगर वो कार्बन से मिल जाए तो कार्बोनिक ऑक्साइड जो है वो एक एसिडिक कंपाउंड है, क्योंकि कार्बोनिक ऑक्साइड को मैं कार्बन डाइऑक्साइड कह लें, इसको पानी में डाल देंगे तो फिर कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, सॉरी कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। अगर हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, अगर इसको भी पानी में मिक्स कर लिया जाए, मैं बैलेंस नहीं कर रहा, बस वैसे ही आपको बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ, तो ये HNO3 बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड, ये भी एक तेजाब है। तो उसने कहा था कि जब ऑक्सीजन का बाइंड्री कंपाउंड, बाइंड्री का मतलब आपको पता है दो होता है, तो यानी जब ऑक्सीजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलता है तो मिलने के बाद वो जब पानी में डाला जाए, लेट्स से उसकी गैस को पानी में मिक्स कर लिया जाए तो फिर तेजाब बन जाता है। इसी तरह से हमारे पास सल्फरस कार्बन की गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको पानी में डाला जाए तब भी वो एक तेजाब बन जाता है। तो उसने कहा था कि इसमें बेसिकली ऑक्सीजन में एक ऐसी खासियत है जो कि तेजाबियत रखती है, यानी इसने बेसिकली कहा कि बाइंड्री कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, बाइंड्री कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन हमेशा क्या होंगे, एसिड्स होंगे। सबसे पहला नज़रिया उसने ये दिया, यानी कि सबसे पहले जो एसिड तेजाब क्या होते हैं, नज़रिया सबसे पहले जो है वो किसने दिया, लिवायर ने दिया। तकरीबन इसकी डेट जब इसने ये नज़रिया दिया दैट इज़ 1787, जो आपकी किताब में लिखी हुई है, या आपको बोर्ड में MCQ भी आ सकता है, बाइंड्री कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन आर एसिड्स, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये लिवायर का नज़रिया है, तो आपको बोर्ड में सवाल आ सकता है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ लिवायर टुवर्ड एसिड्स, या फिर हु वाज जाबिर बिन हयान, इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ने क्या किया। उसके बाद फिर आते हैं एक और साइंसदान जिन्होंने लिवायर के नज़रिए को गलत करार दे दिया। कैसे? उन्होंने कहा कि अगर लेट्स से दैट हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को आपस में मिलाया जाए तो फिर बन जाती है HCl गैस। अब आप कहेंगे सर इसमें तो ऑक्सीजन ही नहीं है, मैं कहूँगा यस, इसमें तो अब कोई इक्वेशन में मैंने ऑक्सीजन नहीं लिखा है, लेकिन द वेरी बिग फैक्ट इज कि HCl भी क्या है, एसिड है। तो अब ये बाइंड्री कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन वाली बात तो गलत साबित हो गई ना, कि भाई तेजाब में ऑक्सीजन अमूमन होता है, ये बात सच है काफ़ी, मतलब अगर आप 10 तेजाब लेंगे उसमें से 9 तेजाबों के अंदर आपको ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन HCl एक ऐसा तेजाब है जिसमें बजाते खुद ऑक्सीजन ही नहीं है, लेकिन ये फिर भी तेजाब है, यानी कि तेजाबियत का ताल्लुक ऑक्सीजन के साथ नहीं है, किसी और चीज़ के साथ है। तो हेम्फ्री डेवी ने ये प्रूव किया कि HCl एक ऐसा तेजाब है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है लेकिन फिर भी ये तेजाब है। तो लिहाजा 1815 में इसने ये जो बाइंड्री कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन को तेजाब कहा जाता था, इसका नज़रिया क्या कर दिया, गलत करार दे दिया, इसके नज़रिए को रद्द कर दिया। तो लिहाजा हेम्फ्री डेवी ने HCl जैसा तेजाब डिस्कवर किया। तो स्टूडेंट्स अब याद रखना, ऑक्सीजन के मायने तेज़ के हैं, ऑक्सीजन लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ऑक्सीजन में जो बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन जो आप अमूमन पढ़ कर आए हैं आप प्रीवियस क्लासेस में, इसका मतलब है ऑक्सीजन का मतलब, जिस तरह हम ऑक्सीजन जब लिखते हैं तो वी यूज़ टू राइट इट लाइक दिस, हर कोई लफ्ज़ किसी ना किसी ज़ुबान का तो होता है ना, तो ऑक्सीजन के मायने हैं तेज़, ऑक्सीजन के क्या मायने हैं, तेज़। तो लिहाजा जो भी तेज़ाब होते हैं वो ज़रा तेज़ होते हैं, जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड तेज़ाबों का बादशाह है, अभी मैंने कहा आपको इस लेक्चर में। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आप किसी की स्किन पे फेंक दें या इवन बाथरूम साफ़ करने के लिए काम आता है, टाइलों को लिशका देता है, साफ़ कर देता है, चमक पैदा करता है। और इस तरह से अगर आपके जिस्म पे गिर जाए तो फ़ौरन पानी से धो लेना चाहिए, जिस्म बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने कभी बाथरूम के तेज़ाब को हाथ में लगाना होता है, अगर आप लगाएं तो हाथ ख़राब हो जाते हैं, तो लिहाजा आप बाथरूम के तेज़ाब को बड़ी केयर के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा तेज़ाब ख़तरनाक भी होते हैं इंसानों के लिए खतर, लेकिन कुछ ऐसे तेज़ाब भी हैं जो आपकी बॉडी में मौजूद हैं, बहुत से ऐसे तेज़ाब हैं जो आपकी बॉडी में मौजूद हैं, बहुत से ऐसे तेज़ाब हैं जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह सिरका है CH3COOH, एसिटिक एसिड इसको कहते हैं, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं और इसको उर्दू में सिरका कहते हैं। और इसके अलावा HCl, जिस तरह भी मैं बात कर रहा था, जिस तरह आपका ये स्टमक होता है, लेट्स से दैट ये आपका स्टमक है, तो आपके स्टमक में जो है क्या है, एक तेज़ाब पैदा करते हैं जो सेल्स होते हैं स्टमक के, HCl, और ये तेज़ाब बेसिकली पैदा इसलिए होता है ताकि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके, यानी निज़ाम इन्हज़ाम चला सके। मैं उर्दू में इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, डाइजेशन,
डाइजेशन को जो है वो चला सके। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि भाई जो हमारी बॉडी है वो भी तेज़ाब बना रही है। तेज़ाबों को चेक करने के लिए कि कोई शायद तेज़ाब है कि नहीं है, एक ख़ास किस्म का पेपर मिलता है। आप जिस पेपर पे कापी किताबों पे लिखते हैं वो भी एक पेपर होता है। तो एक पेपर और होता है जिसपे लिटमस लगा होता है। जैसा एक पेपर है, लेट्स से दैट ये पेपर है, तो लिटमस एक बेसिकली कह लें फंगस और लाइकन दोनों का एक मजमुआ होता है। ये दो किस्म की होती है। तो एक ब्लू कलर का पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर, और एक होता है रेड कलर का रेड लिटमस पेपर। तो ये जो लिटमस पेपर होता है ये क्या बताता है कि अगर लेट्स से दैट आपके पास तेज़ाब है तो दोनों पेपर्स को आप तेज़ाब में डालोगे। लेट्स से दैट आपके पास ये तेज़ाब है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो आपने क्या किया, लिटमस को डाल दिया। अगर आप ब्लू लिटमस को इसमें डालोगे तो ब्लू क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब ब्लू लिटमस पेपर तो ब्लू था, ठीक है, ये पेपर क्या था, ब्लू। आपने जब इसमें डिप किया तेज़ाब के अंदर तो ब्लू पेपर क्या हो गया, रेड हो गया। यानी इसने ये निशानदेही कर दी कि ये तेज़ाब है। मतलब लेट्स से दैट आप कहते हो जी कि आलू के अंदर भी चेक करते हैं, आलू को काटते हो सेंटर से, उसमें से देखते हो यार इसमें तेज़ाब चेक करते हैं, तो आप लिटमस पेपर लगाओगे तो फिर ये क्या होगा कि ये रेड से ब्लू हो जाएगा। अगर आपके पास एक आलू है, आलू को आपने काट दिया है और आपने साइड पे उसके क्या लगा दिया है, लिटमस पेपर लगा दिया है, तो अब क्या ये होगा, ये ब्लू से रेड नहीं होगा क्योंकि आलू के अंदर तेज़ाब नहीं होता। और फिर क्या होगा, ये रेड से ब्लू हो जाएगा। मतलब एक पेपर चेंज नहीं होगा, दूसरा पेपर जो दो पेपर लिए ना आपने, दूसरा चेंज होगा। तो ये बस अब बच्चों को यही कन्फ्यूजन रहता है, ये ब्लू से रेड कौन हो रहा है, रेड से ब्लू कौन हो रहा है, तो ये कन्फ्यूजन में चला जाता है बच्चा। तो इसको मैं आसानी पैदा कर देता हूँ। याद रखो तेज़ाब एक ख़तरनाक शय है। अगर तेज़ाब में कोई शय डालो तो वो रेड हो जाए तो समझो वो तेज़ाब की खासियत है। इसलिए ब्लू पेपर डालोगे तो रेड होगा ना वो, तो लिहाजा इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि आप ब्लू को रेड करोगे तो एसिड का इंडिकेशन है। अगर किसी शय में आप लगाते हो रेड लिटमस पेपर और वो ब्लू हो जाता है। अच्छा एक और चीज़, अब आपने क्या किया, ब्लू से रेड कर लिया पेपर, तेज़ाब में डाला, पेपर ब्लू था, वो क्या हो गया, रेड हो गया। अब आपने उस रेड पेपर को पकड़ा, बेस में डाल दिया, वो दोबारा क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि वही पेपर ब्लू से रेड हो जाए वो तेज़ाब की खासियत, और अगर रेड से ब्लू हो जाए तो वो बेस की खासियत है। तो लिहाजा बहुत सी बेसिस भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा था। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तेज़ाब का लफ्ज़ है, ये जो एसिड का लफ्ज़ है, एसिड का लफ्ज़ निकला है एसिडस से, और एसिडस का मायने है खट्टा, और खट्टा का मायना है इंग्लिश में लिखा जाएगा सोर, SOUR, सोर, खट्टा। इमली खट्टी होती है। इसके अलावा सिरका का भी पी के देख लेते हैं अमूमन थोड़ा सा। सिरके में आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया थोड़ी देर पहले कि आप अगर मिर्चें डाल दें, एक हफ्ते के बाद उन मिर्चों को इस्तेमाल करें तो बिल्कुल उनमें से जो तीखापन है मिर्चों की, जो एक उनमें मिर्चें लगने वाला एक सिनेरियो होता है, वो ख़त्म हो जाएगा और आप उनको खा सकते हैं अपने खाने के साथ, और आपकी डाइजेशन में बड़ा हेल्प करती हैं वो मिर्चें। तेज़ाब जमा सिरके वाली, तेज़ाब में डाली हुई सिरके वाली मिर्चें आपके लिए अच्छी होती हैं सेहत के लिए। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, आपकी किताब में लिखा है कि ये जो एसिटिक एसिड है, ठीक है, कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड, सिरका, ये ऐसा तेज़ाब है जो इंसान कदीम दौर से जानते हैं इसको। यानी अगर आपसे कोई पूछे सवाल कि भाई जाबिर बिन हयान ने 1000 साल पहले कुछ तेज़ाबों के बारे में बताया कि उससे पहले भी कोई तेज़ाबों के बारे में आइडिया था, तो आंसर इज यस। सिरके के बारे में लोग हज़ारों से हज़ारों साल पहले जानते थे। लिहाजा CH3COOH एक पुराना तेज़ाब है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमारे पेट में जो है वो होती है HCl भी बताया मैंने आपको, और वो क्या करती है, वो डाइजेशन में हेल्प करती है, भी मैंने आपको बताया। सो ताकि आपका फूड ब्रेक डाउन हो जाए और जो भी कुछ आपने खाया है वो क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। और लिहाजा हमेशा याद रखो, राल टपकना एक लफ्ज़ है। जब आप किसी ज़्यादा सारे गोश्त को देखते हो तो आपका पेट तेज़ाब बनाना शुरू कर देता है, और जब आप 2 किलो गोश्त खाने का इरादा रखो और बोटी एक ही मिले तो फिर वो बोटी बेचारी इतने ज़्यादा तेज़ाब में जाके घुमन खेरियाँ खा रही होती है और आपको तेज़ाबियत हो जाती है। यानी आपको फील होती है जलन सी समटाइम, या फिर ऐसा हो कि कभी आपने बहुत ज़्यादा गोश्त खा लिया हो, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। KFC गए, 15-16 बर्गर खा गए वहाँ पे छोटे छोटे,
ऐसा छोटा सा बर्गर होता है मैंने देखा हूँ। मैं केसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि थोड़ा बर्गर बड़ा कर लें अपना। अच्छा, तो अब क्या सीन तारों में आपको कि आप बर्गर खाए तो बहुत सब बर्गर ना खाएं, आपने कोरमा खा लिया या वट एवर जो चिकन से रिलेटेड, गोश्त से रिलेटेड कोई चीज़ थी, कुर्बानी पे आपने घर गोश्त बनाया बहुत ज़्यादा खा, तो आपके पेट में बहुत तेज़ाब पैदा होता है। इसे कहते हैं एसिडिटी। क्या कहते हैं इसे? एसिडिटी कहते हैं। और एसिडिटी क्या समझाती है हमें कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो प्रोटीन को याद रखो, तेज़ाब ने सिर्फ प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करना होता है, इसलिए पेट तेज़ाब बनाता है। ताकि अब आपको सर ये बार बार बोली जा रहे हैं पेट तेज़ाब बनाता है, पेट तेज़ाब बनाता है, हमें तो डराई जा रहे हैं आप सब। पेट तेज़ाब बनाता है तो इसका मतलब पेट खुद भी तो डाइजेस्ट हो जाए ना, पेट तेज़ाब खुद भी तो प्रोटीन है पेट। लेकिन अल्लाह ने कुछ ऐसा निज़ाम बनाया है कि पेट खुद डाइजेस्ट नहीं होता, सिर्फ जो गोश्त खाते हो वही डाइजेस्ट होता है। कभी आपको वॉमिट आई हो तो वॉमिट में आपने देखा हो वैसे कभी स्मेली सी होती है चीज़। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, आई नो दैट क्या बड़े कूल कमरे के अंदर बड़े कूल तरीके से लेक्चर ले रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये लेट्स से दैट क्या आ जाती है तो उसमें आप येलो येलो सी कोई शय देखते हैं कि जो आपकी क्या होती है उसमें येलो येलो सा कोई स्टफ़ नज़र आता है आपको। वो जो येलो येलो सा स्टफ़ होता है वो सारा का सारा HCl होता है, एसिड होता है। तो ये आपने याद रखना है। तो लिहाजा अगर आप कहें सर ठीक हो गया, डन हो गया, डील हो गई, आपने तो हमें बीमारी के बारे में बताया कि अगर हम ज़्यादा गोश्त खाएंगे जो सही नहीं है, मुज़र सेहत है, नहीं खाना चाहिए, तजाबियत हो जाती है। तो सर चलें खा लिया, भूख लगी थी सर, इंजॉय कर लिया लाइफ को, सर कोई इलाज बता दें इसका क्या है। तो इलाज इसका ये है कि आप अपने स्टमक में जो है एक ऐसी दवाई डालें जो कि बेस हो। अब ध्यान से सुने ये बात। अब बेसिकली साइंसदानों ने हमें ये बताया है कि जो एसिड है और बेस है आपस में मिल जाए ना जब, तो फिर ना तो आगे प्रोडक्ट में एसिड बनाएंगे ना आगे प्रोडक्ट में बेस बनाएंगे, बल्कि वो बना लेंगे सॉल्ट एंड वाटर। ये बात याद रखिएगा। यानी आपके स्टमक में एसिड था, आपने ऊपर से बेस को इस्तेमाल कर लिया था दवाई, तो अब स्टमक में क्या रह गया? सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट और वाटर आपके लिए मुज़र सेहत नहीं है। तो लिहाजा बेस को एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है बेस के लिए, दैट इज़ अल्कलाइन। क्या वर्ड है? अल्कलाइन। यानी आपने एक अल्कली खाई है, ठीक है। क्या खा लिया आपने? अल्कली। आप एक लफ्ज़ बेस इस्तेमाल कर लें या एसिड कर लें। अभी कहानी शुरू की है मैंने, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, अभी तो मैंने एसिड्स के बारे में कुछ नहीं बताया, अभी तो मैंने बेसिस के बारे में कुछ नहीं बताया, अभी तो सिर्फ आगाज़ गुफ्तगू है, अभी तो इंतहाई गुफ्तगू बाकी है। तो लिहाजा आप हमारे साथ रहें इस वीडियो के, इंशाल्लाह आपको और भी बताते हैं। बहरहाल अभी मैं आपसे जो नेक्स्ट बात करने लगा हूँ वो ये है कि आप लेट्स से दैट एक खेत है, उसमें बहुत ज़्यादा तेजाबियत हो गई है, तो किसान को क्या मशवरा देंगे कि भैया वो खुद खेत को फसलें उगा, तेजाबियत की वजह से फसलें नहीं उग पा रही हैं, तो लिहाजा उसको हम एक बोरियां देंगे किसकी? अल्कली की, बेसिस की, कि भाई ये ले, ये मिट्टी में डाल ले जाकर। इससे क्या होगा कि वो जो मिट्टी में एसिड होगा, एसिड जमा बेस आपस में मिलेंगे और सॉल्ट बन जाएगा और पानी बन जाएगा, जो कि फसलों को सॉल्ट चाहिए, पानी चाहिए। तो लिहाजा इस तरीके से फसलें जो हैं वो ज़्यादा उग सकेंगी। तो लिहाजा आज सीख लिया कि हिस्ट्री क्या थी इंट्रोडक्शन में, कि भाई जाबिर बिन हयान और द ग्रेट साइंटिस्ट एवर मुसलमानों में। फिर अंग्रेज़ों में आई डोंट नो, शायद ये इसका ताल्लुक आई डोंट नो जर्मनी से था या फ्रांस से था, मैं भूल रहा हूँ। लिवॉयर, एंटोइन लॉरेंट डी लिवॉयर। अच्छा मैं एक और चीज़ बताऊँ एंटोइन लॉरेंट डी लिवॉयर के बारे में। ये साइंसदान बड़ा अमीर साइंसदान था। तारीख़ में कहा जाता है कि जो कोई अमीर तरीन साइंसदान गुजरा है जिसने रिसर्च की है पैसे लगा लगा कर, तो वो लिवॉयर ही था। इसकी बहुत है। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ऑक्सीजन की डिस्कवरी लिवॉयर ने की थी। यानी ऑक्सीजन एलिमेंट सबसे पहले बताया और डिस्कवर और अलहदा इसको किया था लिवॉयर ने। तो लिहाजा यहाँ पर भी इसका बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप ज़रूर, अगर आपको समझ नहीं आया, थोड़ा सा पीछे जाएँ, दोबारा वीडियो को देख लें। उसके बाद मैंने आपको हेम्फ्री डेवी के बारे में बताया कि भाई ऑक्सीजन का तेज़ाब में होना ज़रूरी चीज़ नहीं है। यानी अभी हम आगे जाके देखेंगे कि अगर आखिर ऑक्सीजन का तेज़ाब में होना तेज़ाबियत नहीं करता, तो फिर तेज़ाब की तेज़ाबियत करता कौन है? यानी वाई एसिड इज़ कॉल्ड एसिड। क्या वजह है एसिड को एसिड बोलने की, या बेस को बेस बोलने की, या सॉल्ट को सॉल्ट बोलने की? तो लिहाजा ये जानेंगे। बहरहाल HCl एक ऐसा तेज़ाब है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। ये हेम्फ्री डेवी ने 1815 में बताया। और फिर मैंने आपको बताया कि कैसे हमने सिरके को कदीम तरीन तेज़ाब डिक्लेयर किया, कैसे शुरू में आपको पता है कि सिरके के बारे में लोग जानते थे। हज़ारों साल पहले सिरका एक ऐसा तेज़ाब था जिसके बारे में लोग जानते थे। फिर मैंने बताया कि जो हमारा स्टमक है ये भी एसिड बनाता है, ज़्यादा बना ले तो एसिडिटी हो जाती है, तो फिर एक बेसिक दवाई अल्कली खानी पड़ती है ताकि इस तेज़ाबियत को ख़त्म किया जाए। एक एग्जांपल खुद से ले ली
खेतों को, फील्ड्स को मैंने एसिडिक करके क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि आपने देखा है कि एसिड और बेस अगर मिल गए आपस में तो उन्होंने तो प्रोडक्ट में ना तो एसिड बनाया ना तो बेस बनाया, उन्होंने तो दो नई चीज़ें बना दी, सॉल्ट एंड वाटर, यानी न्यूट्रल चीज़ें बना दी। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि एसिड और बेस आपस में मिलें तो वो न्यूट्रल चीज़ें बनाते हैं। तो इस अमल को, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो लिहाजा स्टूडेंट्स, लास्ट में मैंने थोड़ा सा आपको लिटमस के बारे में भी बताया कि फंगस और लाइकन्स, एल्जे और अगर फंगस इकट्ठे रह रहे हो तो इनको हम कहते हैं लाइकन्स। ये लाइकन्स को हम क्या करते हैं कि पेपर के ऊपर लगा देते हैं। ये लाइकन्स दो किस्म के हैं, ब्लू और रेड। तो ब्लू वाले इंडिकेट करते हैं एसिड को, रेड वाले इंडिकेट करते हैं बेस को। तो लिहाजा ये आपने याद रखना है, ये बातें याद रखनी है। अब फिर आपको एक टेबल दिया है इन्होंने, टेबल में इन्होंने बात की है कि कुछ एसिड्स की खसूसियात हैं, कुछ बेसिस की खसूसियात हैं। तो एसिड और बेसिस की खसूसियात के बारे में जान लेते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बात करेंगे आपसे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस की। देखिए स्टूडेंट्स, आर्हीनियस जो है वो एसिड बेसिस को कैसे एक्सप्लेन करना चाहता था। लेट्स से दैट कि हमारे पास एक बीकर है और उसमें जो है वो पानी है। लेट्स से दैट कि हमारे पास एक और बीकर है और उसमें भी पानी है। आर्हीनियस एसिड और बेस को ऐसे एक्सप्लेन करना चाहता था, बेसिकली वो OH को लेकर और H+ को लेकर ज़्यादा इंटरेस्टेड था। अब आप सोच रहे होंगे ये जो हाइड्रोक्सी हैं और ये हाइड्रोजन आयंस हैं, इनको लेकर वो कैसे एसिड बेस बताना चाहता था। इसे आप कहेंगे हाइड्रोक्साइड आयन, इसे आप हाइड्रोक्सी भी कह सकते हैं, और इसको आप हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, और इसको नीचे वाले को आप जो है वो हाइड्रोजन आयन कहेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर हम पानी की बात करें तो पानी जो है बेसिकली आपको याद होगा ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन दोनों से मिलकर ही बनता है। यानी ये वाली स्पीशी मिल जाए तो आप इसको वाटर कहेंगे। तो इसी तरह से पानी में बहुत से हाइड्रोक्सी आयंस होते हैं और डेफिनेटली उतने ही हाइड्रोजन आयंस होते हैं। तो ये एक दूसरे का असर ज़ायल कर रहे होते हैं, बराबर कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी आप यही कैलकुलेशन ले लें कि जितने हाइड्रोक्सी आयन होंगे उतने ही हाइड्रोजन आयन होंगे। तो आर्हीनियस ने यह कहा कि अगर आर्हीनियस के एसिड्स की बात करें तो आर्हीनियस के एसिड्स में जो है 1787 में इसने ये कॉन्सेप्ट आउट किया था। तो आर्हीनियस ने बेसिकली जिन एसिड्स के बारे में बताया उनमें आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद आप ले लें नाइट्रिक एसिड, और उसके बाद आप ले लें एसिटिक एसिड, और इस तरह से अगर आप कहें बात बेसिस की तो बेसिस में आर्हीनियस की जो बेसिस है उसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लें और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लें, इसके साथ दो हाइड्रोक्सी होते हैं। तो जब एसिड्स आप डालेंगे, किसमें एसिड डाल देंगे आप पानी में, लेट्स से दैट ये HCl है, मैं ब्लू कर लेता हूँ इसको। तो जब आप HCl डालेंगे तो HCl भी आपको पता है अगर आयोनाइज होता है तो ये H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में आयन होता है पानी में जाने के बाद। तो जब HCl डालेंगे आप तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव और नेगेटिव के तौर पे क्या बन जाएगा। अब देखें हाइड्रोक्सी आयंस जो हैं वो कम पड़ गए और हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो ज़्यादा हो गए। तो व्हेन सिस्टम हैव मोर हाइड्रोजन आयन, या कह लें सिस्टम की जगह मीडियम का लफ्ज इस्तेमाल कर लें, when medium have more hydrogen ion then medium is acidic। इसी तरह से अगर आप समझ लेंगे अगर पानी में डालेंगे HCl को तो वो क्या हो जाएगा,
आयनाइज हो जाएगा और वो सिस्टम में क्या बढ़ा देगा, क्योंकि आपके सामने मैंने पानी के बनाए थे हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सी आयंस, लेट्स से दैट 2 वाटर मॉलिक्यूल थे इस मीडियम में। तो जब आपने एसिड को डाला इसमें हाइड्रोजन आयंस बढ़ गए, तो फिर ये क्या हो गया, पानी एसिडिक हो गया। एसिडिक क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस बढ़ गए। इसी तरह से आप हाइड्रोक्सी को ले लें, हाइड्रोक्सी क्या प्रोड्यूस करेगा, सोडियम आयंस और हाइड्रोक्सी आयंस। और जब अगर लेट्स से आपके पास बीकर में मौजूद है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, आप इसमें डालेंगे तो आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आएंगे। यह मैंने नेगेटिव आयन बना दिया और ये मैंने पॉजिटिव आयन बना दिया। अब देखें यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस तो नहीं बढ़े हैं, इसमें जो है क्या बढ़ गए हैं, हाइड्रोक्सी आयंस। तो मीडियम में इस वक्त क्या बढ़ गए हैं, हाइड्रोक्सी आयंस। तो पानी में जब आपने बेस को डाला, यानी बेस को आपने जब पानी में डाला, यानी बेस को आपने जब पानी में डाला तो उसने सोडियम आयन और हाइड्रोक्सी आयंस दिए, लेकिन सिस्टम में मीडियम में क्या बढ़ गए, हाइड्रोक्सी आयंस। तो जिस वजह से इसको मीडियम को क्या डिक्लेयर कर दिया गया, बेसिक। तो हमें आर्हेनियस की बात समझ में आती है, किसका नजरिया किसके गिर्द घूमता है, हाइड्रोक्सी आयंस के और हाइड्रोजन आयंस के। अगर सिस्टम में मीडियम में हाइड्रोक्सी आयंस बढ़ जाएंगे या फिर हाइड्रोक्सी आयंस के साथ साथ अगर हाइड्रोजन आयंस भी बढ़ेंगे, फिर तो मीडियम रहेगा सस्टेनेबल, एक अपने लेवल पे रहेगा। लेकिन अगर हाइड्रोक्सी आयंस बढ़ जाते हैं या फिर हाइड्रोजन आयंस बढ़ जाते हैं तो फिर मीडियम जो है वो, अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक और बड़ा प्यारा सा सवाल करता हूँ। आपका ब्लड है, ब्लड आपका जो है वो बताएं क्या है, एसिडिक के बेसिक। अब आप कहें सर हमारा ब्लड हल्का सा एसिडिक है या हल्का सा बेसिक है, तो बात को समझ जाएं कि आपके ब्लड के अंदर या तो हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा हैं या तो आपके ब्लड के अंदर हाइड्रोक्सी आयंस ज़्यादा हैं। अगर हाइड्रोक्सी आयंस ज़्यादा हैं तो फिर तो अभी मैं आपको आगे जाके इस चैप्टर में समझाऊंगा। 7.4 pH होता है हमारे ब्लड का। अब 7.4 pH हमें क्या समझाता है, तो 7.4 pH हमें बताता है कि हमारे ब्लड को थोड़ा सा बेसिक किया जा रहा है, यानी हमारे ब्लड में ज़रा से हाइड्रोक्सी आयंस की मिकदार ज़्यादा होती है। हमारा ब्लड एसिडिक नहीं होता, हमारा ब्लड बेसिक होता है। वैसे और भी बड़ी वजूहात हैं इन बातों को करने के लिए, क्योंकि प्रोटीन्स होते हैं ब्लड में, आयंस होते हैं ब्लड में, बहुत कुछ है। ब्लड इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। तो इसी तरह से किसी भी सिस्टम को आप डिक्लेयर कर सकते हैं एसिड और बेसिस आर्हेनियस के नज़रिए से कि उसमें हाइड्रोक्सी आयंस की तादाद और हाइड्रोजन आयंस की तादाद क्या है। बहरहाल अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट आउट कर दिया इस टॉपिक का। अब हम इसकी डेफिनेशंस की तरफ और एग्जैक्ट वही इक्वेशंस की तरफ बात कर लेते हैं जो बुक में लिखी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बच्चे ने अभी सवाल किया मुझसे कि सर ये कंडीशन है कि हाइड्रोक्सी आयन सिस्टम में ज़्यादा हो और हाइड्रोजन आयन सिस्टम में ज़्यादा हो, मतलब ये शर्त है कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोजन आयन नहीं है, जैसे लेट्स से दैट मैं कंपाउंड की बात करूं अमोनिया, अगर मैं इसको पानी में लेके जाता हूं तो अमोनिया तो ना पानी में हाइड्रोजन आयन देगा ना ही पानी में हाइड्रोक्सी आयन देगा। तो मैं अमोनिया का क्या करूं, अमोनिया जो है वो अब एक एसिडिक कंपाउंड है कि बेसिक कंपाउंड है, ये मैं कैसे बताऊं, क्योंकि अमोनिया तो पानी में ना हाइड्रोजन आयन दे सकता है ना हाइड्रोक्सी आयन दे सकता है। अब अमोनिया का मसला है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आर्हेनियस के कंपाउंड्स वही एसिड होंगे, वही बेसिस होंगे जिनके पास हाइड्रोजन आयन होगा और हाइड्रोक्सी आयन होगा। यानी जिनके पास हाइड्रोक्सी आयन नहीं है, जिनके पास हाइड्रोजन आयन नहीं है, ना वो एसिड हो सकते हैं ना वो बेस हो सकते हैं। तो कंडीशन लग गई। आप देखें ये वाला कंपाउंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके पास हाइड्रोजन है तभी ये एसिडिक कंपाउंड है। अब ये वाला ले लें आप नाइट्रिक एसिड, इसके पास हाइड्रोजन है तभी ये एक एसिडिक कंपाउंड है। इसी तरह से आप ये एसिटिक एसिड ले लें, एसिटिक एसिड में आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास साइड नेगेटिव है और ये वाली साइड जो है ये, तो ये भी एक कंपाउंड है विच इज एसिडिक। और यहाँ पे हमारे पास आप देखें कि ये वाला कंपाउंड जो है इसमें OH नज़र आ रहा है तभी ये बेसिक है, इसमें भी OH नज़र आ रहा है तभी ये बेसिक है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोक्सी नहीं है, हाइड्रोजन आयन नहीं है, वो आर्हेनियस नाकाम रहा उनको समझाने में। तो आगे कॉन्सेप्ट्स आएंगे उन कंपाउंड्स के लिए
जिनके पास हाइड्रोजन आयन नहीं है, हाइड्रोक्सी आयन नहीं, इनको फिर क्या डिक्लेयर करें? वो आगे मैं आपको जाके अगले कॉन्सेप्ट में लॉरी ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट है, फिर लेविस का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कुछ एसिड और बेसिस के बारे में। तो आप इस वीडियो के बिल्कुल एंड तक रहिएगा मेरे साथ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो है। इसमें मैं आपको इंशाल्लाह प्रॉपरली बता दूंगा कि आखिर किस किस साइंसदान के एसिड और बेस को लेकर क्या क्या नज़रियात थे। बहरहाल स्वांते आर्हीनियस की बातें कर रहे हैं, लिमिटेशंस भी मैं आपको बताता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्यों लिमिट कर रहा है, कामयाब नहीं है। लेकिन सबसे कामयाब वैसे कॉन्सेप्ट यही है अभी तक जो चल रहा है। बाकी लॉरी ब्रॉन्स्टेड का भी है जो हमने आगे पढ़ना है, उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट है लेविस का भी कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास शहाब कॉन्सेप्ट है, फिर लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट्स हैं, बीएससी में आते हैं केमिस्ट्री में जाकर ये, तो वो तो आपने पढ़ने नहीं है। तो लिहाजा जो मैट्रिक लेवल पे है वो आपको मैं गाइड कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे सामने अब अगर डेफिनेशन ली जाए एसिड की, तो एसिड एक सब्सटेंस है। एसिड जो है एक सब्सटेंस है जो डिसोसिएट कर देता है। डिसोसिएट का मतलब टूट जाता है। टूट जाता है किसमें? एक्वा सॉल्यूशन में। याद है कि नहीं आपको कि मेरे पास ये पानी का सॉल्यूशन था, उसमें मैंने क्या डाला था? एसिड। तो एसिड अंदर जाने के बाद क्या कर गया था? ये देखें, पॉजिटिव आयन दिया था कि नहीं दिया था उसने? Yes, sir. और साथ क्या दे दिया था? कुछ नेगेटिव रेडिकल। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पानी लिखेंगे कि नहीं एरो के ऊपर? ये लाजमी लिखेंगे। तो यहाँ एरो पे आप पानी लिख दें, और HCl किस में ब्रेकआउट हो रहा है? पॉजिटिव आयन में। और साथ नेगेटिव क्या है इसका? अब ये इसी तरह से आप नाइट्रिक एसिड को ले लें, इसको भी आप पानी में डाल दें, तो अब इसमें से हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन आएंगे भाई। एक ही हाइड्रोजन आयन है और नाइट्रेट आयन भी एक ही है, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला यूनिट इकट्ठा रहेगा, ये वाला। ये बच्चे अमूमन इसको तोड़ने में, डिसोसिएट करने में मसला करते हैं, आप ना कीजिएगा। तो इसको भी पानी में डालेंगे आप, तो ये एसीटेट आयन बाहर आएगा, हाइड्रोजन आयन बाहर आएगा। इसमें से ये वाला हाइड्रोजन आयन बाहर आएगा, ये वाला नहीं आएगा। कुछ बच्चे 4 हाइड्रोजन आयन बाहर निकाल देते हैं, गलत करते हैं। तो एक जो है एसीटेट आयन बनेगा और एक हाइड्रोजन आयन बनेगा, ठीक है। वी यूज टू कॉल इट एज एसीटेट आयन। इसको हम क्या बोलेंगे? अब ये नीचे एक और एसिड है जो आपकी एग्जांपल में दिया है, हाइड्रोजन साइनाइड एसिड। हाइड्रोजन साइनाइड, इसको भी पानी में डालें आप, और इसको भी पानी में डालने के बाद क्या कर देंगे? हाइड्रोजन आयन में और साइनाइड आयन में तोड़ेंगे आप इसको, Cn नेगेटिव में। ये देखें, ये सब नेगेटिव आयन्स हैं, ठीक है जी। और ये सब कौन से आयन्स हैं? पॉजिटिव आयन्स हैं। तो ये आप सब बच्चों को पता होना चाहिए। तो ये सारी इक्वेशंस भी आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो वेरी बैड, आपको आनी चाहिए, आपने याद करनी है, ये डेफिनेशन याद करनी है, ये जनरल इक्वेशन भी याद करनी है, ऐसे ही लिखना है आपने। अब बेसिस की बात कर लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे सिर्फ यही करना है हमने कि एसिड की जगह बेस लिख देना है, हाइड्रोजन आयंस की जगह हाइड्रोक्साइड आयंस लिख देना है, तो वही बात हो जाएगी। यहाँ पे पहले आपको पता है कि H के साथ लिखा हुआ था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। तो यहाँ ये बेस पॉजिटिव है और हाइड्रोक्सी नेगेटिव है, तो ये बेस पॉजिटिव हो गई है और ये हाइड्रोक्सी नेगेटिव हो गया है। तो यहाँ पर क्या सीन हो रहा है आप देख लें आप, इसको भी बेस है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इस तरह ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो अब इसने क्या बनाना है? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसने क्या बनाना है? K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसने क्या बनाना है? डेफिनेटली पानी में ही होगा ना सब। तो NH4 दैट इज कॉल्ड अमोनियम आयन, ये आप 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में, और OH नेगेटिव। और यहाँ से ये हो जाएगा कैल्शियम
कैल्शियम पॉजिटिव हो जाएगा और 2 OH बनेंगे यहाँ पे, ये ख्याल कीजिएगा। ये सब एक ही हाइड्रोक्सी वाले बेसिस हैं, ये 2 हाइड्रोक्सी वाली बेस है, तो ये डाया एसिडिक किस्म की बेस है, तो लिहाजा ये 2 OH आप लिखेंगे यहाँ पे, ये आपने नहीं भूलना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशंस थी, आपकी बुक में दी गई एंड आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम आपसे बात करते हैं कुछ ऐसे एसिड्स के नाम और बेसिस के नाम जो आपको अभी फ़िलहाल फ़ौरन याद कर लेने चाहिए, और फिर मैं आपसे आखिर में बात करूंगा लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की, कि डेफिनेशन तो हमने देख ली है एसिड बेस की, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया था कि थोड़ा सा लिमिट करता है, कुछ सब्सटेंसेस को ये नहीं डिक्लेयर कर पाता एसिड एंड बेस, तो वो क्या है लिमिटेशंस, क्या ऐसे नकाइस हैं इस कॉन्सेप्ट के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो अभी बात करते हैं आपसे कुछ जर्नल एसिड्स और बेसिस के नाम की। जी तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपके सामने कुछ लिख दिए हैं, हालांकि अभी हमने जो इक्वेशंस बनाई हैं मैंने एग्जाम्पलों की भी बना ली थी, वो मैंने नहीं लिखे हैं, लेकिन ये कम से कम आपको याद रहने चाहिए, जिनमें ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है। ये आपको नहीं आता होगा, इसको देखें, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा, ये तेजाबों का बादशाह कहलाता है, द किंग ऑफ एसिड्स। और ये कास्टिक पोटाश कहलाता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसे कास्टिक पोटाश भी कहते हैं, कास्टिक पोटाश। ये कॉमन नाम है, ये भी याद करा रहा हूँ कि आगे किताब में लिखे हुए आ जाएंगे तो मसला नहीं होगा। और ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, एंड आई होप कि अपनी किताबों पे आप ये नाम लिख रहे होंगे ताकि कभी आपको ज़रूरत पड़ जाती है याद रखने की, तो स्लेक्ड लाइम। उसके अलावा ये है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, उसको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ही कहते हैं। तो ये मैंने 3 कॉमन नाम बताए हैं, ये आप मेमोराइज कर लीजिएगा, और बाकी नाम तो आपको याद ही होंगे, इतने मुश्किल नहीं है। तो अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की, और इस टॉपिक को एंड करते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह चलेंगे लाउरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास लिमिटेशंस हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की, इसमें मैं आपको बस जनरल ओवरव्यू देता हूँ, लर्निंग अपनी आप पॉइंट्स की किताब से कीजिएगा। बताया जा रहा है कि ये एप्लीकेबल हैं सिर्फ एक्वस मीडियम में, यानी पानी के अंदर ही आप किसी भी कंपाउंड को एसिड और बेस डिक्लेयर कर सकते हैं अगर आपके पास पानी है। यानी अगर आप मार्स पे चले जाते हैं जहाँ पानी नहीं है, तो वहाँ भी बहुत से कंपाउंड्स हैं, तो उनको आप एसिड बेस डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। तो लिहाजा पानी का होना, और जैसा आपको पता है कि ज़मीन पे 1/3 हिस्सा पानी है, यानी कि 75% ज़मीन पे पानी है, तो इसलिए हम क्योंकि पानी के अंदर ही रहते हैं, पानी ही पानी है हमारे इर्द गिर्द, तो ये कंपाउंड, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें ज़्यादा समझ में आता है। इसलिए ये भी एक लिमिट है वैसे कि पानी का होना ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सो डज नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ एसिड एंड बेस इन नॉन एक्वस मीडियम। वही बात कि अगर पानी ना हो तो फिर डेफिनेटली, मैंने आपसे कहा कि किसी कंपाउंड को पानी में डालेंगे तो वो H+ देगा, किसी कंपाउंड को आप पानी में डालेंगे तो OH देगा। तो अगर आप पानी नहीं है तो डालेंगे किस में, तो फिर तो नहीं बता सकते ना। अब मेरे पास एक कंपाउंड पड़ा हुआ, पानी है नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं कि ये एसिड है कि बेस है, मेरे पास तो पानी नहीं है। तो लिहाजा पानी का ना होना फिर इस कॉन्सेप्ट को वीक कर देता है। तो लिहाजा पहला तो लिमिट ये है। दूसरा लिमिट ये है कि जो कंपाउंड के पास हाइड्रोजन आयंस हैं और हाइड्रोक्सी आयंस हैं, उन्हीं को ये एसिड और बेस डिक्लेयर करता है। यानी कि जैसे मैंने बताया कि HCl है, अब ये एसिड है, और NaOH है, ये एक बेस है, क्योंकि इसके पास आपको हाइड्रोजन आयन नज़र आ रहा है, इसके पास आपको OH आयन नज़र आ रहा है। लेकिन द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक एसिडिक कंपाउंड है। अब आप कहेंगे सर ये एसिडिक कैसे, इसके पास तो हमारे पास H+ नज़र ही नहीं आ रहा है इसके अंदर। और अमोनिया जो है एक बेसिक कंपाउंड है। अब आप कहेंगे सर ये भी एक मुश्किल सी बात बता दी, इसमें कोई OH नज़र नहीं आ रहा है, इसको आप बेस कैसे बोल रहे हो। तो लिहाजा ऐसे कंपाउंड जिनके पास H नहीं है लेकिन वो एसिडिक है, ऐसे कंपाउंड जिनके पास OH नहीं है लेकिन वो बेसिक है, तो उन कंपाउंड्स को तो ये कॉन्सेप्ट डिक्लेयर ही नहीं कर पा रहा है एसिड और बेस। तो ये भी एक लिमिट लग गई कि कंपाउंड के पास शर्त है कि H+ हो और OH हो, तभी हम इसको डिक्लेयर कर पाएंगे एसिड बेस। तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास नहीं है OH, जिनके पास नहीं है H+, उनका क्या करें, लिहाजा उन कंपाउंड्स को एसिड और बेस कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो लिहाजा ये एक मसाइल है। तो लिहाजा ये लिमिट्स हैं इसकी, ना होप कि आपको टॉपिक में समझ में आएगा। चलते हैं और बात करते हैं आपसे लाउरी एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस। जी तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं लाउरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट की। और इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा कि लास्ट कॉन्सेप्ट में हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सी आयंस, ये दोनों आयंस जो थे ये रिस्पॉन्सिबल थे किसी भी कंपाउंड को, किसी भी स्पीशी को, किसी भी आयन को, किसी भी मॉलिक्यूल को एसिड डिक्लेयर करने के लिए या बेस डिक्लेयर करने के लिए। आपको याद होगा कि जो HCl था वो हाइड्रोजन आयन दे सकता है,
और HCN हाइड्रोजन साइनाइड हाइड्रोजन आयन दे सकता है, H2SO4 हाइड्रोजन आयन दे सकता है। इसके अलावा अगर आप कहें तो नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन आयन दे सकता है। इवन H2SO4 जो है वो 2 हाइड्रोजन आयन दे सकता है। इसके अलावा हमने सिरके के बारे में पढ़ा, एसिटिक एसिड, इसमें से ये वाला हाइड्रोजन जो है वो निकाला जा सकता है, ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकलता, इट्स अ पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल, लेकिन ये हाइड्रोजन बाहर आ सकता है। दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ कि हाइड्रोजन आयन दे सकता है। और इस तरह से फिर हमने बेसिस में देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सी दे सकता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सी दे सकता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमने पढ़ा और देखा कि ये 3 हाइड्रोक्सी तक दे सकता है। और फिर हमने देखा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी जो है 2 हाइड्रोक्सी दे सकता है। तो इसी तरह से अब लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अंदर जो बात है वो भी हाइड्रोजन आयन की ही की गई है। तो हाइड्रोजन आयन को स्टूडेंट्स याद रखिएगा प्रोटॉन भी कहते हैं। हाइड्रोजन आयन को जो है आप प्रोटॉन भी कह सकते हैं। अब इसको प्रोटॉन कैसे कहते हैं? जैसे लेट्स से दैट हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के और बाहर जो है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिस तरह ये मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिया। तो अब होता ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो फिर सिर्फ न्यूक्लियस ही बच जाता है और न्यूक्लियस में आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ एक प्रोटॉन ही बचा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन चला जाए तो एक प्रोटॉन ही बच जाता है, तो आप हाइड्रोजन आयन को जो है वो प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट था। लॉरी और ब्रॉन्स्टेड जो थे ये डेनमार्क और इसके अलावा इंग्लैंड के अलग अलग साइंसदान थे। तो इंग्लैंड से एक बिलोंग करता था, एक डेनमार्क से, एक डैनिश था, एक इंग्लिश था। तो एक ने जो है वो एसिड्स के बारे में पेपर लिखा और दूसरे ने जो है वो बेसिस के बारे में पेपर लिखा। पेपर में क्या लिखा? पेपर में ये लिखा कि जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं एज एन एसिड, ठीक है, या आप कह लो कि एसिडिक कंपाउंड्स हैं। एसिडिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं विच कैन गिव प्रोटॉन्स, विच कैन गिव प्रोटॉन्स। और दूसरी बात तरफ अगर मैं ये बात करूं तो फिर बेसिक कंपाउंड्स है, उसने बेसिक कंपाउंड्स के बारे में भी एक पेपर अलग से एक साइंसदान ने लिखा। और बेसिक कंपाउंड्स के बारे में क्या लिखा? अब यहां पे हाइड्रोक्सी की बात ना की गई, बल्कि यहां बात कही विच कंपाउंड्स विच कैन एक्सेप्ट, यानी कबूल कर सकते हैं प्रोटॉन्स, यानी हाइड्रोजन आयंस। तो अब जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है, इनकी कहानी घूमती है प्रोटॉन्स के गिर्द, यानी कि हाइड्रोजन आयंस के ही गिर्द। जो स्पीशी हाइड्रोजन आयन दे दे या प्रोटॉन दे दे उसको आपने एसिड कहना है, और जो स्पीशी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले उसको आपने बेस कहना है। तो चलें डेफिनेशंस के साथ और इक्वेशंस के साथ इसकी बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास अब आपको डेफिनेशन नजर आ रही है। इसमें आपको नजर आ रहा है कि एसिड एक सब्सटेंस है, मॉलिक्यूलर आयन है जो कि डोनेट कर सकता है प्रोटॉन, जिसको मैंने कहा हाइड्रोजन आयन, और बेस भी एक सब्सटेंस है जो एक्सेप्ट कर सकता है प्रोटॉन। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहां पे हमारे पास जो है, सबसे पहले मैं HCl को लिख लेता हूं और साथ अमोनिया को लिख लेता हूं, और इनको लिखने के बाद मैं यहां पे ये जो प्रोटॉन है ये मैं डोनेट कर देता हूं अमोनिया को। तो देखें अगर ये प्रोटॉन अमोनिया की तरफ आ जाएगा तो हमारे पास जो है क्या बनेगा? दैट इज समथिंग लाइक अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, और फिर यहां से ये जो क्लोराइड आयन है ये रह जाएगा। अब यहां पर इसने प्रोटॉन दिया, यानी ये हुआ डोनर, और इसने प्रोटॉन लिया तो ये हुआ एक्सेप्टर। तो डोनर क्या हुआ? एसिड, और एक्सेप्टर क्या हुआ? बेस, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड। अब देखें लास्ट टाइम आर्हीनियस ने सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेस कहा था, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में H+ सोडियम आयन और हाइड्रोक्सी आयन दे सकती थी। लेकिन यहाँ पे जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड है, आपको जैसे नज़र आ रहा है कि लॉरी इंग्लिश साइंसदान था,
ब्रॉन्स्टेड डैनिश साइंसदान था। तो इनके हिसाब से हाइड्रोक्सी देने वाला कंपाउंड पानी में बेस नहीं है, बल्कि प्रोटॉन, एसिड से प्रोटॉन ले लेने वाला कंपाउंड एसिड। अब यहाँ पे ये कंपाउंड भी प्रोटॉन दे सकता है, ये प्रोडक्ट में है, याद रखिए ये साइड प्रोडक्ट वाली साइड है और ये साइड जो है रिएक्टेंट्स वाली साइड है। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में टोटली समझाई है सब बातें। आप चैप्टर नंबर 1 लाजमी देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स टोटली क्लियर हो जाएं अबाउट दी रिएक्शंस। बहुत सी बातें वहाँ पर मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में की हैं आपसे। तो ये जो हमारे पास अमोनियम है, मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसका आयन का क्या नाम है। तो देखें, अब मॉलिक्यूल को तो मैंने एसिड डिक्लेयर कर दिया है। अब यहाँ पे मैं एक आयन को जो है वो क्या कह रहा हूँ, अमोनियम एक आयन है, इसको मैं एसिड कह रहा हूँ, अमोनियम एसिड है, लेकिन चूंकि ये प्रोडक्ट में है तो इसलिए इसका नाम मैं रखूंगा कॉन्जुगेट एसिड। अब आप सोच रहे होंगे ये कॉन्जुगेट एसिड क्या है। देखें, ये मलहूज़े खातिर है अमोनिया के। अब मलहूज़े खातिर क्या है, देखें, अगर अमोनिया था तो अमोनियम बना है, अगर अमोनिया ना होता तो अमोनियम आयन कभी ना बनता। तो लिहाजा आप कह लें कि एक कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसी स्पीशी है जो बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेने से बनती है। और इसी तरह से आप ये देख लें, यहाँ पर क्लोराइड आयन है, इसको आप क्लोराइड आयन कहेंगे। अब क्लोराइड आयन बेसिकली देखें एसिड के प्रोटॉन दे देने से बना है, क्योंकि अगर ये एसिड है इसका प्रोटॉन चला जाता है तो पीछे क्लोराइड आयन रह जाता है। अब देखिए ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट करने वाला क्या है, क्लोराइड आयन क्या है, बेस है, लेकिन ये कौन सी बेस होगी, कॉन्जुगेट बेस। इसको आप कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। अब मैं आपको बेस की अगर डेफिनेशन बताऊं और आपको मैं एग्जांपल दूं, तो अब ये मुझे चाहिए था, मैं ये भी लिख लेता, ये भी लिख लेता और ये इक्वेशन में नीचे बनाता, क्योंकि ये दोनों बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो लिहाजा हमारे पास यही इक्वेशन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। अब मैं आपको बेसिकली इस छोटे से क्लिप के अंदर मैंने आपको ना सिर्फ बताया कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड का एसिड और बेस क्या है, बल्कि मैंने इसी क्लिप में आपको यह भी बता दिया है कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड का कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या है। तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन क्या होती है ये मैं लिख देता हूं पहले, और फिर मैं अगली बात करता हूं आपसे एम्फोटेरिक कंपाउंड्स की, कि एम्फोटेरिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। बोर्ड का बड़ा तगड़ा सवाल है, 2 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है, तो आई होप सो कि आप इसको भी तैयार करेंगे। तो लिहाजा अभी मैं आपको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की जो है कुछ मिसालें भी दे देता हूं, सारे डेफिनेशंस भी बता देता हूं। तो स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस और एम्फोटेरिक कंपाउंड्स को मजीद रिवाइज करने से पहले एक एग्जांपल मैं आपको और करवा देता हूं जो आपके बुक में है, ताकि हम सिलेबस को कवर करके चल सकें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl वंस अगेन एक ऐसा कंपाउंड है जो अब वाटर को जो है वो प्रोटॉन देगा। देखें, HCl वंस अगेन अब अपना प्रोटॉन किसको देगा, वाटर को। लास्ट टाइम आपने देखा कि HCl ने अपना प्रोटॉन किसको दिया, अमोनिया को दिया, तो एसिड हो गया HCl और बेस हो गया अमोनिया। तो लिहाजा अब की बार जो है मैं ये कर रहा हूँ कि प्रोटॉन में वाटर को दे रहा हूँ, तो आपके सामने अब ये स्पीशी बनेगी। लास्ट टाइम इन दोनों के जब प्रोटॉन जो है अमोनिया में आया था तो आपके सामने बना था अमोनियम प्लस क्लोराइड आयन, ऐसे ही था। अब यहां पर देखें आप, ये बना है हाइड्रोनियम आयन, और साथ आप कह लें कि रिलीज एक मरतबा फिर हो गया है क्लोराइड आयन। तो हाइड्रोनियम आयन जो है इसको आप क्या कहेंगे, एसिड, क्योंकि अब ये प्रोटॉन देने की सलाहियत रखता है, और क्लोराइड आयन कहलाएगा बेस, क्योंकि ये प्रोटॉन लेने की सलाहियत रखता है, लेकिन चूंकि ये प्रोडक्ट में है तो इनको हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि ये जो कंपाउंड है बेस के प्रोटॉन लेने से बना है, और ये जो कंपाउंड है, सॉरी, ये जो आयन है बेस के प्रोटॉन लेने से बना है, और ये जो आयन है एसिड के प्रोटॉन देने से बना है। और यही डेफिनेशन मैंने लिखी है।
कॉन्जुगेट एसिड, जिस तरह कॉन्जुगेट एसिड में मैंने अमोनियम को आपके सामने एज एन एग्जांपल बताया, कॉन्जुगेट एसिड में मैंने आपको हाइड्रोनियम आयन को एज एन एग्जांपल बता दिया, और कॉन्जुगेट बेस में मैंने दोनों मरतबा ही क्लोराइड आयन की आपसे बात की है। अभी 2 एग्जाम्पलें मैंने आपको करवाई हैं। तो कॉन्जुगेट एसिड क्या है? एक स्पीशी है जो बनती है एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस, यानी कि बेस अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले तो वो कॉन्जुगेट एसिड बना देती है। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं, अमोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन। जबकि कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी स्पीशी है, कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी स्पीशी है जो कि बनती है बाय द डोनेशन ऑफ प्रोटॉन बाय एन एसिड, यानी कि अगर डोनेट कर दिया जाए प्रोटॉन बाय एन एसिड, एक एसिड अगर प्रोटॉन दे दे तो साथ जो बच जाएगा वो होगा कॉन्जुगेट। अब थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि कुछ और एग्जांपल्स करते हैं और मजीद कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस को समझते हैं। और इवन एम्फोटेरिक एक वर्ड है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोबारा, दैट इज एम्फोटेरिक, एम्फी से लफ्ज है, एम्फी का मतलब होता है हाफ, याद रखिएगा, हाफ, आधा। एम्फोटेरिक मीन आधा। एम्फोटेरिक बेस की बात कर सकता हूं, एम्फोटेरिक एसिड की बात कर सकता हूं। तो एम्फोटेरिक बेस और एम्फोटेरिक एसिड का मतलब है कि आधा एसिड और आधा बेस। तो अब ये क्या है आधा एसिड और आधा बेस, मैं अभी आपको बताता हूं। सो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब एक एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, और यहाँ पे पानी को ले लेते हैं रिएक्शन के लिए। तो साथ हम अब देखें क्या सीन होने वाला है, ये हम चेक करते हैं। इसके अलावा अब हम ले लेते हैं अमोनिया को और वाटर को, यानी पानी के साथ अब मैं जो है अमोनिया का रिएक्शन करवाऊंगा। अब देखें ये जो मैंने ऊपर कंपाउंड लिखा है दैट इज़ नोन एज एसिटिक एसिड, इसका ये वाला जो हिस्सा है ये जुड़ा रहता है। जैसे लेट्स से दैट मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसकी खासियत ये है कि ये प्रोटॉन बस छोड़ता है यहाँ से, यानी ये जो पूरा हमारे पास कंपाउंड है ये लगा रहता है एज अ ऑल ग्रुप। तो लिहाजा अगर ये पूरा ग्रुप लगा रहेगा तो सिर्फ ये प्रोटॉन छोड़ेगा तो फिर ये एसिड हुआ ना। तो लिहाजा ये वाला प्रोटॉन आप कह लो, ये वाला प्रोटॉन किसको दिया जाएगा? पानी को। तो पानी को दिया जाएगा अगर प्रोटॉन, तो ये स्पीशी क्या हुई, इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। तो ये एसिड हुआ ना, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। और ये स्पीशी क्या कहलाएगा? पानी, वाटर, बेस, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो ये बेस कहलाएगा। तो बनेगा क्या? हाइड्रोनियम आयन और साथ बनेगा ये वाला ग्रुप पैदा हो जाएगा। ये वाला पूरा ग्रुप जो है क्या हो जाएगा? पैदा। इसे हम कहते हैं एसीटेट आयन। इसे हम कहते हैं क्या? अब आयन है ये एसीटेट आयन, एसीटेट आयन कहेंगे इसे हम। और ये कहलाएगा हाइड्रोनियम आयन। तो इसी तरह से यहाँ पर भी अगर आप देखें, अब की बार कोई सीन पानी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक दिस। तो अब समझ लें कि ये वाला जो ग्रुप है ये मैं ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि ये ग्रुप ब्रेक नहीं होगा। तो पानी भी क्या देगा? हाइड्रोक्सी आयन और हाइड्रोजन आयन। और अब की बारी जो हाइड्रोजन आयन है ये किसको शिफ्ट किया जाएगा? अमोनिया। तो अब की बार फिर क्या बनेगा? अमोनियम आयन। और अमोनियम आयन के साथ पीछे क्या रह जाएगा? हाइड्रोक्सी आयन। तो ये जो हाइड्रोनियम आयन ऊपर बनाया था ये क्या था? एसिड। चूंकि प्रोडक्ट में है तो कॉन्जुगेट एसिड। और एसिटेट आयन क्या कहलाएगा? बेस। डेफिनेटली जब ये एसिड है तो ये बेस ही होगा। और ये कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस।
और इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो वाटर और अमोनिया आपस में हम मिल रहे हैं, यहाँ पर देखें वाटर एज अ बेस है तो यहाँ पर वाटर एज अ एसिड है, और डेफिनेटली ये तो बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो लिहाजा ये क्या बन गया, अमोनियम, अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन क्या हुआ, कॉन्जुगेट एसिड, और ये हाइड्रोक्सी आयन क्या हुआ, हाइड्रोक्सी आयन जो है ये कॉन्जुगेट बेस हुआ। तो इस तरीके से ऐसा कंपाउंड जो कि एसिड भी है और ऐसा वही कंपाउंड जो कि, लेकिन फ़र्क देखें, अगर वाटर एसिड के साथ है तो वो बेस है, और अगर वाटर बेस के साथ है तो वो एसिड है। तो लिहाजा ये आधा बेस है और आधा एसिड है, यानी कि जब इसको बेस के साथ लाएं तो वाटर एसिड बन जाता है, और अगर वाटर को लेकर आए एसिड के साथ तो वो बेस बन जाता है। तो वो मतलब ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो कि एसिड की तरह बिहेव करते हैं और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। अब देखें ना, एसिडिक एसिड है, अगर आप इसको बेस के साथ लगाएंगे तो एसिड है, अगर आप इसको किसी HCl के साथ अगर CH3COOH को रिएक्ट करेंगे तो ये एसिड है तो HCl भी एसिड है, दोनों एक दूसरे को प्रोटॉन नहीं दे सकेंगे, तो लिहाजा ये एसिड ही रहेगा, यानी कि इसने प्रोटॉन कभी एक्सेप्ट नहीं करना। एसिटिक एसिड कभी भी प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमेशा देगा। यहां पर हमारे पास अमोनिया प्रोटॉन कभी नहीं देगा, हमेशा प्रोटॉन एक्सेप्ट ही करेगा। तो ये आइडिया जो है हमें क्लियर करता है इस बात का कि भाई देयर इज सर्टेन थिंग्स आर बीइंग गोइंग ऑन, कि कभी कभी कोई कंपाउंड्स, पानी जैसे कंपाउंड्स, वो एसिड के साथ बेस के तौर पे रिएक्शन करते हैं, और जो बेस है उसके साथ एसिड के तौर पे रिएक्शंस करते हैं। इसलिए इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोल देते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। एंड आई होप कि मैंने ये आपको क्लियर कर दिया होगा। एम्फोटेरिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन जो है मैं आपको करवा देता हूँ। तो एम्फोटेरिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन आपने मेमोराइज रखनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपसे अब एम्फोटेरिक कंपाउंड की डेफिनेशन की, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। So that can behave as an acid, behave as an acid, and as well as base are called amphoteric compounds. Amphoteric स्पेलिंग देख लें, amphoteric compounds। अच्छा, अब मैंने आपको जब बताया लास्ट कॉन्सेप्ट में आर्हेनियस के कि भाई कुछ प्रॉब्लम चल रहा था कि ऐसे कंपाउंड्स ही बेस कहलाते थे जो कि जिनके पास हाइड्रोक्सी था, और ऐसे कंपाउंड्स ही एसिड कहलाते थे जिनके पास हाइड्रोजन आयन था। तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड जैसे कंपाउंड या कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कंपाउंड और अमोनिया जैसे कंपाउंड जो थे वो बेस नहीं थे, यानी अमोनिया को आर्हेनियस बेस नहीं करार देता था क्योंकि अमोनिया के पास हाइड्रोक्सी नहीं था, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को एसिड नहीं कहता था क्योंकि इसके पास प्रोटॉन नहीं था, हाइड्रोजन आयन नहीं था। ये इसकी लिमिटेशंस थी। और एक और इसकी लिमिटेशन थी, डीमेरिट था, कि सिर्फ पानी में कंपाउंड को डालोगे तभी एसिड और बेस का पता लगेगा, यानी कि हाइड्रोक्सी का और हाइड्रोजन आयन का पानी में जाकर प्रोटॉन देना या हाइड्रोजन आयन देना या फिर हाइड्रोक्सी देना, तभी उसको प्रूफ करता था एसिड और बेस, यानी कि पानी का होना ज़रूरी है। ये भी एक लिमिटेशन थी। पहले तो ये थी, दूसरी मैंने बता दिया कि कोई सब्सटेंस, जैसे ये अमोनिया बेस था, लॉरी ब्रॉन्सर ने इसको बेस प्रूफ कर दिया क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है ये, तो लॉरी ब्रॉन्सर के हिसाब से तो ये बेस है, लेकिन आर्हेनियस के हिसाब से ये बेस नहीं है क्योंकि उसके पास हाइड्रोक्सी नहीं है। ये आर्हेनियस के हिसाब से एसिड नहीं है, और ये लॉरी ब्रॉन्सर के हिसाब से भी एसिड नहीं है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोटॉन नहीं दे सकता। आपके सिलेबस में सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात की गई है, मैं सल्फर डाई की भी कर लेता हूँ। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। ये लिवॉयर ने कहा था कि ऑक्सीजन की बाइनरी कंपाउंड्स एसिड्स होते हैं। ये बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन और एसिड ये लिवॉयर ने कहा था इन वेरी पास्ट अवे 1787 के लगभग के टाइम के दौरान। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये 1923 में दिया गया है लॉरी ब्रॉन्स्टेड का, जो अभी मैं डीमेरिट्स के बता रहा हूँ। तो डीमेरिट्स कह लें या लिमिटेशंस कह लें,
तो इनका भी लॉरी ब्रॉन्सन जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमें ये समझाता है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रोटॉन नहीं दे सकता। इसके पास प्रोटॉन नजर ही नहीं आ रहा, हाइड्रोजन इसमें नजर आ रहा है आपको। अब इसमें हाइड्रोजन नजर ही नहीं आ रहा तो ये एसिड नहीं है। लेकिन द इंटरेस्टिंग फैक्टर्स ये एसिड हैं, दे आर एसिडिक। तो अब ये बड़ा मसला था कि भाई अब एक एसिडिक कंपाउंड जिसके पास प्रोटॉन है, यानी कि जो लॉरी ब्रॉन्सन का एसिड है जिसके पास प्रोटॉन है, और आर्हीनियस का भी वही एसिड है। देखें जैसे HCl इसके पास प्रोटॉन है, HNO3 इसके पास प्रोटॉन है, लाइक H2SO4, समझ रहे हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इनके पास प्रोटॉन है, इनके पास प्रोटॉन नहीं है, लेकिन ये एसिड है। ये बता रहा हूं मैं आपको। तो अब ये एसिड तो है, तो फिर आर्हीनियस ने क्यों नहीं बताया कि ये एसिड है? ये लॉरी ब्रॉन्सन के कॉन्सेप्ट क्यों नहीं बता पा रहा कि ये एसिड है? तो आप एक काम करें, ये आप कोई पेपर लिखें और प्रूफ करें कि ये एसिड है, ठीक है? या कोई ऐसी कमेंट में बात करें कि दूसरों को सेटिस्फाई करें। अब देखें ये कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं। अब इसके पास देखें, जैसे आर्हीनियस ने कहा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, लॉरी ब्रॉन्सन ने कहा अमोनिया बेस है ना? अब ये बेस क्यों है? क्योंकि इसके पास हाइड्रोक्सी है। अब ये बेस क्यों है? क्योंकि ये प्रोटॉन ले सकती है। तो लॉरी ब्रॉन्सन की बेस तो ये हो गई, आर्हीनियस की बेस तो ये हो गई। लेकिन फिर साइंसदान कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड भी बेस है, लेकिन ना तो ये प्रोटॉन दे सकती है, सॉरी, ना तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है, और ना ही इसके पास हाइड्रोक्सी है, लेकिन ये बेस है। कैल्शियम ऑक्साइड एक बेसिक कंपाउंड है। तो फिर यहां से समझ में आती है लिमिटेशंस एंड डीमेरिट्स ऑफ द लॉरी ब्रॉन्सन कॉन्सेप्ट, और यहां समझ में आती है डीमेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स ये लाइनें कुछ आप याद कर लीजिएगा बुक से, एंड आई होप कि आप याद कर लेंगे। चलें अभी स्टोरी एंड नहीं करते हैं, कुछ एग्जांपल्स और करवा देते हैं आपको। कुछ एग्जांपल्स और करवाने से मुराद है कि थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को पक्का करते हैं। स्टूडेंट्स फंबलेज में रहते हैं। ये वीडियो आप 2 से 3 दफ़ा देखें, आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैं गारंटी करता हूँ आपको। आप 2 से 3 दफ़ा ये वीडियो देखें, आपको टॉपिक याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये वीडियो देख के आपको टॉपिक याद हो जाएगा। तो अब हम तो एग्जाम्पल्स को और कर लेते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे एक और साइंसदान की तरफ जिसका नाम है गिलबर्ट न्यूटन लेविस, और लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो मैं आपको लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस भी समझाऊंगा प्रॉपरली। तो चलते हैं हम एग्जाम्पल्स की तरफ। लॉरी ब्रॉन्सन के कॉन्सेप्ट की जो बुक में दी हुई उन्हीं को कर लेते हैं ताकि इजीली हमको गो थ्रू कर लें। तो चलते हैं एग्जाम्पल जी। तो पहले बच्चों बात करते हैं आपसे लेविस कॉन्सेप्ट के बारे में। लेविस कॉन्सेप्ट जो है, इसमें गिलबर्ट न्यूटन लेविस ने 1923 में आइडिया आउट किया कि एसिड और बेसिस जो है वो क्या होते हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा, इसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बात की गई है। लास्ट कॉन्सेप्ट में मैंने आपसे बात की थी प्रोटॉन को लेकर, यानी हाइड्रोजन आयन का दिया जाना या लिया जाना। उससे पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने आपसे बात की थी हाइड्रोजन आयंस की और हाइड्रोक्सी आयंस की, कि अगर कोई स्पीशी हाइड्रोजन आयन दे तो वो एसिड है, हाइड्रोक्सी आयन दे पानी में तो वो एसिड है, सॉरी बेस है। और उससे पहले लॉरी ब्रॉन्सन ने यह बताया था कि जो स्पीशी प्रोटॉन दे तो वो एसिड है, जो प्रोटॉन ले वो बेस है। लेकिन लेविस कॉन्सेप्ट में ये आइडिया दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, इसका जो है कह लें कि एक सीन है दिए जाने का या लिए जाने का। लेट्स से दैट बहुत ऐसे कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन पेयर रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया। इसमें जो आपको इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज लोन पेयर। अब ये लोन पेयर कैसे है? क्योंकि देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन के आउटर शेल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो गया, और ये भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो गया। तो नाइट्रोजन ने अपना बेसिकली ऑक्टेट पूरा कर लिया है, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो लेकिन अब देख सकते हैं कि 2 एटम्स के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर है। ये 2 एटम्स के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्ड पेयर है। 2 एटम्स के दरमियान ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्ड पेयर है। चूंकि ये 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए इनको हम क्या नाम देंगे? लोन पेयर्स। और ये लोन पेयर्स अवेलेबल हैं फॉर बॉन्डिंग, यानी जो जिन भी मॉलिक्यूल्स के पास लोन पेयर्स होंगे वो लेविस की बेसिस कहलाएंगे।
इनको हम लिविस की बेसिस कहेंगे या बेस कहेंगे। इसके पीछे वजह यह है क्योंकि इनके पास लॉन पेयर है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन की तरफ देखें तो ऑक्सीजन के पास जो है वो आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 हाइड्रोजन आकर उनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। 2 एटम्स के दरमियान ये बॉन्ड पेयर हो गया, 2 एटम्स के दरमियान ये बॉन्ड पेयर। इसमें आपको 2 लोन पेयर्स नजर आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं ये 2 लोन पेयर्स। अब अकॉर्डिंग टू रूल लोन पेयर्स होना एक बेस की खूबी है, तो लिहाजा वाटर जो है, वाटर भी क्या होगा, लिविस का बेस कहलाएगा। और ये अच्छा बेस कहलाएगा क्योंकि अमोनिया में तो आपको सिर्फ एक लोन पेयर नजर आ रहा है, जबकि वाटर में आपको 2 लोन पेयर्स तक नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप मजीद बात करें, सोचें और समझें, तो आपने अमाइंस के बारे में पढ़ा है। तो अल्काइल अमाइंस जो है ये बेसिकली लिविस की बेस है। और इसके अलावा अल्कोहल्स को भी आप ले लें, क्योंकि अल्कोहल्स में भी ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं। तो जितनी भी अल्कोहल्स हैं वो लिविस की बेस है। हत्ता के लिविस ने ये कह दिया कि जितने भी नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्सी आयन या और कोई डिफरेंट आयंस, चूंकि नेगेटिवली चार्ज है इसलिए ये कहलाएंगे एनायंस। तो जितने भी एनायंस हैं वो भी लिविस की जो है वो बेस कहलाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो लिविस की बेसिस समझाना शुरू कर दी है, तो नो डाउट मैं आपको वाकई में लिविस की बेसिस ही समझा रहा हूँ। अब देखें हमने डेफिनेशन क्या बनानी है, अ स्पीशी, अ कंपाउंड, अ मॉलिक्यूल which can give electrons, which can give electrons, वो लिविस बेस कहलाएगी। या आप कह लें a compound which can donate a pair of electrons, जैसे एक कंपाउंड है, अमोनिया एक कंपाउंड है, ये डोनेट कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो लिहाजा इसको आप लिविस की बेस कहेंगे। इसी तरह से वाटर है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर सकता है, तो लिहाजा पानी भी आपको एज अ लिविस बेस एक्ट करता हुआ नजर आएगा। अल्काइल अमाइन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी डोनेशन के तौर पे यूज हो सकता है, तो ये भी लिविस का एक बेस ही कहलाएगा। चलिए बेसिस के बारे में तो मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया आपको, सो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट एसिड्स। अब एसिड्स क्या होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट टेबल का पहला एलिमेंट, और हाइड्रोजन के पास आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो एक ही प्रोटॉन होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल ये देखें कि अगर हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास ना रहे, लेट्स से दैट, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे, लेट्स से दैट कि हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन आयन बन जाए, तो फिर आप ये कहेंगे कि हाइड्रोजन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और हाइड्रोजन आयन बन गया। तो लिहाजा इस कंडीशन में आपको पता चल जाएगा कि अब आप इसके गिर्द शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि ये पहला शेल है, राइट। सो पहले शेल में आप सबको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या कर सकता है, एक्सेप्ट 2 electrons, right, can accept 2 electrons। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो नो डाउट आप इसको कह सकते हैं कि ये बेहतरीन एसिड रहेगा लिविस का, यानी हाइड्रोजन आयन लिविस का एसिड होगा। चलिए मैं आपको यहां पर एक बात और समझा देता हूं। यहां पे स्टूडेंट्स मैं बात करूंगा अब आपसे एक और लिविस एसिड की, जिसको आपने नाम सुना ही होगा, दैट इज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब ये जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है ये क्या कर सकता है, देखें अगर मैं बोरॉन की तरफ देखूं तो बोरॉन पीरियोडिक टेबल का 5th एलिमेंट है और उसके आउटर शेल में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कोशिश करता है ऑक्टेट पूरा करने का, तो लिहाजा फ्लोरीन से बॉन्ड बना लेता है। फ्लोरीन के आउटर शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे भी फ्लोरीन आ जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन्स लेकर, और यहां पर भी फ्लोरीन आ जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर।
लेकिन आप बोरॉन की तरफ देखें कि दो एटम्स के दरमियान ये एक जोड़ा है, दो एटम्स के दरमियान ये एक जोड़ा है इलेक्ट्रॉन्स का, और ये दो एटम्स के दरमियान एक जोड़ा है। टोटल जो जोड़े हैं वो 3 है, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है जो कि बोरॉन के पास है। अब वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसने बॉन्ड बनाया था, लेकिन बदकिस्मती से उसके पास इलेक्ट्रॉन जो जमा हुए वो टोटल 6 हैं, हालांकि ऑक्टेट के लिए 8 चाहिए होते हैं। अब उसके पास चूंकि मजीद आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो वो एक चौथा जोड़ा नहीं बना सकता, इसलिए वो ऑक्टेट तो पूरा अब कर ही नहीं सका। अब उसने अपनी कैपेसिटी जरूर पूरी कर ली, यानी बोरॉन के पास आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, उसने तीनों शेयर करवा दिए। अब तीनों शेयर करवा देने के बाद भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो नाइट्रोजन के पास, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कंडीशन समझाई थी कि ये हमारे पास नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स थे और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन्स था, राइट। और नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट पूरा था, लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि इसके पास लोन पेयर मौजूद है। तो ये लोन पेयर जो है बेसिकली यूजलेस है नाइट्रोजन के लिए, क्योंकि ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। इसलिए मैंने आपसे ये कहा था कि नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर है ये दिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बन सकता है नाइट्रोजन अमोनिया में, तो लिहाजा अमोनिया में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, तो लिहाजा मैंने इसको बेस कह दिया था। अब देखें इसी चीज का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं, कैसे देखें। अब यहाँ पे क्या बात मैं समझाऊंगा आपको कि ये जो हमारे पास अब ये लोन पेयर था, अब ये क्या होगा, नाइट्रोजन बोरॉन और नाइट्रोजन के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ओके, इनको थोड़ा सा बड़ा करके बबल कर लेते हैं। ओके, तो ये स्पेशल की है, तो लिहाजा देखें बोरॉन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, नाइट्रोजन के पास भी अभी जो लोन पेयर था उसने बॉन्ड पेयर तो बना दिया, लेकिन नाइट्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, लिहाजा नाइट्रोजन के पास भी 8 के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। उसने अपना लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दिया, बस उसने ये काविश की है, ये कोशिश की है। हालांकि आप देख लें इलेक्ट्रॉन अभी भी नाइट्रोजन के पास ही है। तो याद रखिएगा, जब भी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का मॉलिक्यूल और अमोनिया का मॉलिक्यूल करीब आएंगे तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड पेयर। और जब ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर यहां से एक चीज सामने आएगी कि जो नाइट्रोजन है वो बना डोनर और बोरॉन बना एक्सेप्टर। तो फिर लिविस की कंडीशन पूरी हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाली स्पीशी जो है वो क्या होगी, एसिड, और इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाली स्पीशी क्या होगी, बेस। इस तरीके से लिविस ने ये डायरेक्टली 1923 में पेपर लिखा और हमें समझा दिया कि इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाली स्पीशी बेस है और इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाली स्पीशी एसिड है। तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाली स्पीशी एसिड हुई और देने वाली स्पीशी बेस। अब आप कहेंगे सर ऐसा करते हैं कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को तो आपने एसिड डिक्लेयर कर दिया, अभी थोड़ी देर पहले आपने हाइड्रोजन आयन को भी एसिड कहा था, तो चले हाइड्रोजन आयन को अगर मैंने एसिड कहा था तो उसको भी प्रूव कर लेते हैं। अब देखिए बेसिकली नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद है। अब लेट्स से दैट कि ये जो मैंने आपसे न्यूक्लियस कहा है जिसके पास ये शेल है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लिहाजा ये न्यूक्लियस जो है इस वक्त यहाँ पे आ गया है किसके करीब, नाइट्रोजन के करीब। तो लिहाजा अब ये शेल मौजूद है, तो आप कह सकते हैं कि ये लोन पेयर जो है फिर दोबारा से बॉन्ड पेयर का किरदार अदा करेगा। अब आप कह लें कि ये हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर गया है और नाइट्रोजन का फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया। तो अब की बार क्या हुआ है कि डुप्लेट हाइड्रोजन ने पूरा कर लिया है और अब अमोनिया ने एक मरतबा फिर अपना लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दिया, और उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि जो इसके करीब आई थी स्पीशी वो हाइड्रोजन आयन थी, और हाइड्रोजन आयन ने अमोनिया के करीब आके अमोनिया का जो लोन पेयर था उसको बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दिया, और इस तरीके से 2 एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको आप डेफिनेटली बॉन्ड पेयर ही कहेंगे। तो लिहाजा लोन पेयर जब बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ तो ये साबित हो गया कि नाइट्रोजन अमोनिया का एक मरतबा फिर डोनर हो गया और हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्टर हो गया किसका, इलेक्ट्रॉन पेयर्स का। तो लिहाजा आप कहेंगे हाइड्रोजन आयन क्या हुआ, एसिड हुआ, और अमोनिया एक मरतबा फिर खुद को बेस करने में प्रूफ हो गया। तो लिहाजा जो लिविस के एसिड्स हैं, जो लिविस के बेसिस हैं, इनको थोड़ा मेमोराइज करना थोड़ा मुश्किल रह जाता है, लेकिन मैंने आपको अभी हिंट दे दिया है कि इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशियां लिविस की बेसिस हैं और इलेक्ट्रॉन लेने वाली स्पीशियां लिविस की एसिड्स कहलाएंगी। लिहाजा एसिड्स में मैंने आपको भी 2 मशहूर नाम सारे याद करवा दिए इसी कॉन्सेप्ट के अंदर, वो क्या आपको याद रहेंगे।
बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है वो एसिड है, हाइड्रोजन आयन जो है वो एसिड है। और इसके अलावा मेरा ख्याल है जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती हैं वो कैटायंस होती हैं। जिस तरह कि फॉर एग्जांपल आप ये सोच लें सोडियम आयन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जब वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। जब एक इलेक्ट्रॉन कम है तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाली स्पीशी क्या होगी? एसिड होगी। तो सोडियम आयन लिविस का एसिड है। इसी तरह से सिल्वर जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर सोडियम और सिल्वर के दरमियान कंपैरिजन किया जाए इलेक्ट्रॉन्स गेन करने का, लेट्स से दैट कि हम ये सोचें कि अगर सिल्वर की और नाइट्रोजन की दौड़ लगवाते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, तो सिल्वर जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो लिहाजा सिल्वर ज़्यादा अच्छा एसिड है एज कम्पेयर टू सोडियम, तो लिहाजा सिल्वर जो है वो भी लिविस का एसिड ही कहलाएगा। इसी तरह से ट्राई पॉजिटिव आयन्स भी होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम आयन, ये भी लिविस का एसिड ही कहलाएगा। इन जितने भी कैटायन आपकी किताब में मौजूद हैं, मैग्नीशियम को ले लें, डाई पॉजिटिव आयन होता है, तो मैग्नीशियम भी लिविस का एसिड ही कहलाएगा। अब इसके अलावा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्लोराइड आयन्स हो गए, हाइड्रोक्सी आयन्स हो गए, साइनाइड आयन्स हो गए, ये सब के सब कहलाएंगे एनाइंस। और एनाइंस लिविस की क्या होती हैं? बेसिस होती हैं। ये मैंने आपको बताया। आपका टीचर आपको ये तो समझा देगा कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक एसिड है, हाइड्रोजन आयन एक एसिड है, और इसी तरह से वो अमोनिया को बेस डिक्लेयर कर देगा। लेकिन शायद आपका टीचर आपको ये बात ना बताए कि जितने भी कैटायन और एनाइंस हैं वो भी एसिड और बेसिस हैं लिविस के। तो लिहाजा आपने इस लेक्चर में ये बात मेमोरी में रखनी है अपने। अब देखें, आप मुझसे ये सवाल कमेंट में कर सकते हैं कि सर देखें आपने शुरू में कहा कि इलेक्ट्रॉनी जोड़ा देने वाला बेस है, इलेक्ट्रॉनी जोड़ा लेने वाला एसिड है, लेकिन अभी तो आप बात कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी बेस है, सॉरी एसिड है, और एक इलेक्ट्रॉन देने वाला भी बेस है। तो लिहाजा एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन, ये भी मतलब सिनेरियो आप याद रखिएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर तो एक कंडीशन है ना, वो तो आपने भूलनी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन लेना भी एसिड बेस की खासियत में लिविस ने ले लिया इस ज़मरे को। इसने सिंपली ये बता दिया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशीज सारी बेस हैं और जो इलेक्ट्रॉन लेने वाली स्पीशीज हैं सारी एसिड। चलें अब ऐसा करते हैं कि डेफिनेशन कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसिड की डेफिनेशन लिखी हुई है और बेस की भी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो एसिड की डेफिनेशन क्या लिखी है मैंने? ये सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल आयन हो सकता है जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। जबकि जो बेस है वो क्या करेगी? मॉलिक्यूल और आयन हो सकती है जो कि डोनेट करेगी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हम एक दफ़ा और समझ लेते हैं, अब जो बुक की इक्वेशन है वैसे समझा देता हूँ। जैसे लेट्स से दैट कि इन्होंने हमारे पास सबसे पहले बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बनाया है। मैं आपको लिविस फार्मूला ही अब बना के दिखाता हूँ, क्योंकि लिविस फार्मूले के तहत ही हम बात कर लेते हैं। सो ये हमारे पास हो गया, फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इसके साथ अब ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, राइट। इसका रिएक्शन किसके साथ करना है? अमोनिया के साथ। तो अमोनिया का भी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ, लिविस डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में होते हैं और ये हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये जो हमारे पास लोन पेयर है ये कहाँ चला जाएगा? बोरॉन के पास, और ये 2 एटम्स के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये लोन पेयर क्या बन जाएगा? जिस तरह ये बॉन्ड 2 एटम्स के दरमियान जिस तरह ये बॉन्ड पेयर बने हुए, ऐसे बॉन्ड पेयर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या बन जाएंगे? बॉन्ड पेयर बन जाएंगे किसके दरमियान? नाइट्रोजन और बोरॉन के दरमियान। तो अब देखें कि जो बोरॉन है वो नाइट्रोजन से क्या करेगा? इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा। क्लियर? बाकी आपको पता है कि बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ था, यहाँ पे भी फ्लोरीन लगा हुआ था, वैसे ही लगा रहेगा। और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए थे एक इलेक्ट्रॉन के साथ, वैसे लगे रहेंगे। अब देखें आपको ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नजर आ रहा है, इसको आप कह सकते हो कि ये इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। देखें ये हमारे पास क्या है? बेसिकली लिविस का एसिड, और ये क्या है? लिविस का बेस। तो याद रखिएगा जब लिविस का एसिड और लिविस की बेस आपस में मिल जाती है
तो फिर जो आगे प्रोडक्ट में जो चीज बनती है, यानी जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इसको आप कहोगे एडक्ट। ये बात याद रखिए। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लिविस की क्या है, एसिड। तो लिहाजा इस तरह से एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को भी याद रखिएगा, ये भी लिविस का एसिड है। और आयरन ट्राइक्लोराइड भी लिविस का एसिड है। आपको बोर्ड में एक एमसीक्यू आएगा कि भाई बताओ लिविस का एसिड कौन सा है, तो आपने आइडेंटिफाई करना होगा। तो लिविस के एसिड्स लिख लो और लिविस के बेसिस लिख लो और सारी इस तरह मेमोराइज कर लो, जो इस टॉपिक में कम से कम वो तो कर लो ना। तो लिहाजा ये मैंने आपको हिंट के तौर पे बताया कि अगर आपको एक एमसीक्यू बोर्ड में आ जाता है तो वो इस लेक्चर के बाद आपकी पॉकेट में एक नंबर दे के जाया, केमिस्ट्री में आपका नंबर जाने ना पाए उस एमसीक्यू की वजह से। तो आई होप के नहीं जाएगा, आई होप कि आप गलती नहीं करेंगे। कभी कभी चीज़ें आती भी हैं, हम गलती कर आते हैं, फिर हम सोचते हैं यार मुझे हमें तो आता भी था, हम फिर गलत कर रहे हैं। तो बड़ा उस वक्त बड़ा दुख होता है, क्योंकि जब आपको आता हो और आपने गलत कर दिया हो तो उस वक्त लुटियाँ डालने को दिल करता है। मतलब a lot of different things can happen. Okay, so ये हमने क्या समझाया आपको, एक एग्जांपल समझाई, फिर एक मर्तबा लिविस एसिड की और बेस की। चलिए बुक वाली एक और एग्जांपल को फॉलो कर लेते हैं। अब की बार बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को नहीं लेते, अब के बार हम ले लेते हैं हाइड्रोजन आयन को। अब हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, अमोनिया अपना लोन पेयर शेयर करेगा, शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली फिर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हटाना पड़ेगा ना यहाँ से, और यहाँ पे अब ये एरो सही लगा हुआ है ना, क्योंकि अब की बार भी नाइट्रोजन ही दे रहा है ना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, किसको दे रहा है, हाइड्रोजन आयन को। तो लिहाजा हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं, और जो आयन के ऊपर चार्ज था वो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज लगा देते हैं। तो अब भी इसको क्या बोलोगे, एडक्ट ही बोलोगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग, लास्ट टाइम जो था उसको हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोला था, चलें इस बार इसको हम अमोनियम बोल देते हैं, लाइक दिस। ये देखिए, एक नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, और उनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा ही है ना। That makes an idea of ammonium ion. अच्छा, अभी देखो मैंने तुम्हें कहा कि एसिड जो है वो क्या है, तो ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, सब्सटेंस मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और देखो हाइड्रोजन आयन क्या है, लिविस एसिड है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का लिविस एसिड है, तो हाइड्रोजन आयन भी क्या है, लिविस एसिड। तो लिहाजा ये आयन है और ये मॉलिक्यूल है। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए, राइट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का कॉन्सेप्ट, दैट वाज लिविस कॉन्सेप्ट। एंड आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि लिविस एसिड की कौन कौन सी बातें याद रखनी है। इस वीडियो को आप कम से कम 2 मरतबा और देखिएगा, इंशाल्लाह आपको लिविस में से जो भी सवाल आएगा लिविस कॉन्सेप्ट में से वो आप कर लेंगे। लिविस का पूरा नाम था गिलबर्ट न्यूटन लिविस, आपकी किताब में लिखा हुआ है जीएन लिविस। तो जीएन लिविस जो है आपकी किताब में लिखा हुआ है, 1923 में इसने ये आइडिया आउट किया था। अब ये भी अगर बड़ा एक ड्राई सा एमसीक्यू आया कि कब आया था एक कॉन्सेप्ट, लिविस कॉन्सेप्ट। अच्छा, छोटी सी बात आपको और शेयर कर देता हूँ। जो लिविस था, ही वाज एन अमेजिंग साइंटिस्ट। लिविस ने, आप याद रखिएगा 9th क्लास में आप पढ़कर आए, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल डबल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड थे। तो ये जो आइडिया था, ये जो बॉन्डिंग का पेपर था, मतलब आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, द इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये भी लिविस ने आइडिया आउट किया था। तो लिहाजा लिविस इज फेमस फॉर इट्स बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स, और नो डाउट गिविंग द आइडिया ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो लिहाजा अभी हम जो है टेबल एक ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, और उस टेबल में हम देखेंगे कि हम पीछे जो एसिड्स बेसिस के कॉन्सेप्ट्स पढ़कर आए, जिसमें हमने सबसे बढ़कर आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसमें सबसे बढ़कर हमने लॉरी ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट पढ़ा, और अब हम लिविस का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। इसको टेबल की नज़र से देखते हैं कि आखिर हमने उस टेबल में जो एसिड्स थे, बेसिस थे, उनसे क्या क्या अखज़ किया। यानी एसिड और बेसिस जब मिले तो कभी सॉल्ट एंड वाटर बना, एसिड बेसिस जब मिले तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बने, और अब की बार लिविस में जब एसिड और बेस मिले तो एडक्ट बना। तो लिहाजा इस टेबल की रूह से हम दोबारा इस बात को रिवाइज करते हैं। उसके बाद हम करेंगे टेस्ट योरसेल्फ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपके टॉपिक का, क्योंकि टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस कम से कम आने चाहिए। सो हम उसके बाद करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट टेबल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं आपसे इस टेबल की। इस टेबल के अंदर हम, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे। आर्हेनियस एसिड क्या था, जो हाइड्रोजन आयन दे सकते हैं,
ठीक है, क्या दे सकते हैं? हाइड्रोजन। और बेस क्या थी? जो हाइड्रोक्सी आयन दे सकती है, या इसको आप लिख सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सी भी कह सकते हैं। और एसिड और बेस के मिलने से बनता था पानी और सॉल्ट। ठीक है, या आप सॉल्ट एंड वाटर लिख लें, कोई मसला नहीं, कान इधर से पकड़ लें, कान उधर से पकड़ लें, एक ही बात है। फिर लॉरी प्रोसेस में आते हैं तो फिर हाइड्रोजन आयन देने की बात की जाती है, यानी जो एसिड है वो हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन को इस मर्तबा क्या बोलेंगे? प्रोटॉन। और हाइड्रोजन आयन जो है वो लेने की बात की जाती है, यानी प्रोटॉन लेने की बात की जाती है। और जो आपको प्रोडक्ट मिलती है उसको हम कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बोल देंगे या फिर कॉन्जुगेट बेस बोल देंगे। और इसी तरह स्टूडेंट्स, लेविस ने भी यही आइडिया दिया कि अब की बार क्या लिखूंगा मैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लिखूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रॉन पेयर बेस क्या होती है? डोनर। और इनके मिल जाने से क्या बन जाता है? एडाप्ट। डबल डी यू सी टी, तो डबल डी आपने याद रखना। तो ये हमारे पास जो है ये टेबल है, एंड आई होप कि आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं एक टेबल की तरफ, उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, फिर टेस्ट और सेल्फ कर लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब देखें, मैं आपको वो टेबल समझाने की इस टेबल से बड़ी इजी फॉर्म में कोशिश करता हूँ। देखें, हमारे पास जो आर्हीनियस का एसिड है वो HCl है, जो लॉरी ब्रोमाइड का एसिड है वो भी HCl है, लेकिन जो लिविस का एसिड है वो BF3 है। देखें, जो आर्हीनियस की बेस है वो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जबकि जो लॉरी ब्रोमाइड की बेस है वो अमोनिया है, और जो लिविस की बेस है वो भी अमोनिया है। यानी हमने सीखा क्या? देखें, जो आर्हीनियस का एसिड है वही लॉरी ब्रोमाइड का एसिड है, लेकिन द बिग फैक्ट इज कि जो आर्हीनियस का एसिड है, जो लॉरी ब्रोमाइड का एसिड है, वो लिविस का एसिड नहीं है। यानी जो लिविस का एसिड है वो आर्हीनियस का और लॉरी ब्रोमाइड का एसिड नहीं है। चलिए एक और चीज नोटिस करें, जो आर्हीनियस की बेस है वो लॉरी ब्रोमाइड की बेस नहीं है और ना ही वो लिविस की बेस है, लेकिन द फैक्ट इज कि जो लॉरी ब्रोमाइड की बेस है वही लिविस की बेस भी है, और जो लिविस की बेस है वही लॉरी ब्रोमाइड की बेस भी है। यानी इन दोनों की जो बेसिस है, यानी लॉरी ब्रोमाइड की और लिविस की जो बेसिस है, वो आर्हीनियस की बेसिस नहीं है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी जिन्होंने छोटे से पैराग्राफ में लिखी है। ठीक है, अगर नहीं आई तो मैंने बिल्कुल ठीक बात की है आपसे, थोड़ा सा रिवाइंड करके इस क्लिप को दोबारा देख लें। चलें अब बात करते हैं टेस्ट योर सेल्फ की। जी तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं टेस्ट योर सेल्फ 10.1 की, और हम इस टेस्ट योर सेल्फ में सारे क्वेश्चन यका बाद दीगरे साइमल्टेनियसली हल करते चले जाएंगे। लिहाजा पहले सवाल की बात कर लेते हैं। पहले सवाल में सवाल ये किया जा रहा है कि डिफरेंस करना है आपने आर्हीनियस की बेस में और लॉरी ब्रोमाइड की बेस में, या ब्रोमाइड लॉरी की बेस में। तो स्टूडेंट्स, आर्हीनियस की बेस आपको याद होगा कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि दे सकता है हाइड्रोक्साइड आयन, जो दे सकता है हाइड्रोक्साइड आयन पानी में। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बेस है और पानी में इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये जो पॉजिटिव साइड है ये अलहदा हो जाएगी, और ये नेगेटिव साइड यानी हाइड्रोक्साइड आयन अलहदा हो जाएगा। यानी ये कुछ इस तरह होगा कि अगर आपके पास पानी है तो आपने अगर इसमें जो है एक और बीकर लिया, उसमें आपने बेस ली हुई है, लेट्स से दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये पानी है, तो आप जब इसमें ये बेस डालेंगे तो फिर ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो हैं क्या हो जाएंगे? अलग-अलग हो जाएंगे। इस तरह ही फिर आप ब्रोमाइड लॉरी की बेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रोमाइड लॉरी की जो बेस होगी वो भी एक सब्सटेंस ही होगा, याद रखिएगा, जो कि एक्सेप्ट कर सकता है हाइड्रोजन आयन। यानी यहाँ पर अगर हम देखें एग्जाम्पल में, तो आप देख लें दूसरे सब्सटेंस से इस कंपाउंड ने, इस सब्सटेंस ने क्या एक्सेप्ट कर लिया? हाइड्रोजन आयन। यानी ये हाइड्रोजन आयन निकल कर किसके पास आ गया है? इस सब्सटेंस के पास आ गया है। इस सब्सटेंस का नाम, आप बिल्कुल सही नाम ले रहे हैं, अमोनिया नाम है इसका। और जब इस हाइड्रोजन आयन ने, या कह लें प्रोटॉन ने,
एक्सेप्शन कर ली है, अमोनिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। आपको पता है अमोनिया के पास लोन पेयर होता है और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है इन दोनों के दरमियान। तो अमोनिया से आपको नजर आएगा अमोनियम बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन आयन ट्रेवल कर गया अमोनिया के पास और अमोनियम बन गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हो गए क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन इसमें ऐड हो गया है। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला कंपाउंड ब्रॉन्सन लॉरी के हिसाब से क्या है, बेस है। और पीछे जो बच जाएगा वो क्लोराइड आयन होगा, यानी ये जो स्पीशी बच गई है इसको आप नाम देंगे क्लोराइड आयन। और आपको ये भी याद होगा कि जो ब्रॉन्सन लॉरी की जो बेस होती है या एसिड होता है, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट एसिड या फिर कॉन्जुगेट बेस कहलाते हैं। तो जो बेस से बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा और जो एसिड से बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ये बात आपको याद होगी, मैं रिवाइज करवा रहा था। तो अब चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स बात करते हैं दूसरे सवाल की। स्टूडेंट्स टेस्ट योरसेल्फ का 10.1 का दूसरा सवाल ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो क्या होता है, किसके नजरिए से, आर्हीनियस के एसिड बेस के नजरिए से। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आर्हीनियस का जो एसिड बेस नजरिया है उसके हिसाब से जो एसिड है वो हाइड्रोजन आयंस देता है, जबकि जो बेस है वो हाइड्रोक्सी आयंस देती है। तो लिहाजा अगर आपके पास लेट्स से दैट एक बीकर है और बीकर में जो है आपने एसिड भी डाल दिया है और बेस भी डाल दी है, तो लिहाजा ये आपने याद रखना है कि एसिड ने जो है हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन पैदा करना है पानी में, क्योंकि ये पानी है, और बेस ने सोडियम आयन और हाइड्रोक्सी आयन पैदा करना है। तो साइंसदानों का मानना है कि एसिड का हाइड्रोजन आयन और बेस का हाइड्रोक्सी आयन ये आपस में मिल जाते हैं। लिहाजा एसिड क्या बनाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और बेस क्या बनाएगी, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि जो H पॉजिटिव हैं पानी के अंदर OH नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बना देते हैं, पानी बना देते हैं। इस अमल को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सो लेट मी ट्राई टू सॉर्ट इट आउट ओवर हेयर कि जो HCl है वो बेस के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो पानी की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है, लेट मी यूज द ब्लू पेन, ये जो हाइड्रोजन आयन है ये हाइड्रोक्सी से मिल जाएगा और क्या बन जाएगा, वाटर। दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और साथ जो है सोडियम क्लोरीन के साथ मिल जाएगा और क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो लिहाजा याद रखिएगा न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन के नतीजे में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में वाटर और सॉल्ट बनते हैं। वाटर और सॉल्ट जो है वो बन जाते हैं। तो लिहाजा अगर आप ये वाला रिएक्शन लिख लेंगे तो ये भी गलत नहीं होगा, अगर ये लिख लेंगे तो ये भी गलत नहीं होगा, लेकिन उसके साथ आपको कम से कम ये 2 रिएक्शन साथ लिखने पड़ेंगे। तो लिहाजा अगर आप ये लिख लें तो भी सही है, अगर आप ये लिख लें तो भी सही है, एग्जाम्पल के तौर पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर। तो आई होप सो कि आपको इस सवाल का जवाब समझ में आ गया होगा कि ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन ये आपस में मिल जाते हैं और ये वाला पॉजिटिव आयन और ये वाला नेगेटिव आयन आपस में मिल जाते हैं। ये सॉल्ट बना देता है और ये वाटर बना देता है। तो पानी में आपको NaCl और वाटर मजीद बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी पानी में ही पानी बनता हुआ नजर आएगा। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब भी एसिड और बेस मिलेंगे। सो ये एसिड है और ये बेस है, एसिड बेस के मिलने से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है और नतीजे में पानी और सॉल्ट बन जाते हैं। ये आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था, तो ये याद रखिएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बोर्ड में भी ये 2 नंबर का सवाल आ सकता है। इस तरह भी आ सकता है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल, तब भी आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, इसका जवाब सही तस्वुर किया जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों बात करते हैं तीसरे सवाल की। अब हमने प्रूफ करना है, मतलब साबित करना है कि वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशी, कि जो पानी है एक एम्फोटेरिक स्पीशी है। स्टूडेंट्स ये जो एम्फी का लफ्ज है या एम्फो का लफ्ज है, इसका मतलब है हाफ।
ठीक है, मतलब टेरिक मीन कंडीशन होना, हाफ कोई कंडीशन होना। तो साइंसदानों का मानना है कि पानी जो है वो आधा एसिड है और आधा बेस है, क्योंकि आपको नजर आता है कि पानी के पास दोनों खूबियां हैं, हाइड्रोजन आयन भी है और तो हाइड्रोजन आयन का होना एक एसिड की खूबी है, हाइड्रोक्सी का होना एक बेस की खूबी है। तो पानी दोनों काम कर सकता है, पानी हाइड्रोजन आयन भी दे सकता है, पानी हाइड्रोक्सी आयन भी दे सकता है। तो जब उसको जरूरत पड़ेगी एम्फी बिहेवियर दिखाएगा, यानी वो हाइड्रोजन आयन भी दे देगा, जब उसको जरूरत पड़ेगी हाइड्रोक्सी आयन भी दे देगा। लेकिन ये डिपेंड करता है दूसरे सब्सटेंस पे, दूसरे एजेंट पे कि उसको क्या चाहिए। इधर उसको हाइड्रोजन आयन चाहिए, उसको हाइड्रोजन आयन दे देगा, और अगर दूसरे सब्सटेंस को हाइड्रोक्सी चाहिए तो ये हाइड्रोक्सी दे देगा। चलें इसको एग्जाम्पल से कंफर्म करते हैं। जैसे आपको इस एग्जाम्पल में नजर आ रहा है, हमारे पास ये तेजाब है, इसका नाम है एसिटिक एसिड, इसको सिरका भी कहा जाता है। आई होप कि स्पेलिंग समझ में आ गए होंगे। तो अब ये सिरका है, ये एक एसिड है। एसिड की खासियत है कि इसका जो ये वाला हिस्सा है हाइड्रोजन, ये दिया जाएगा किसको, पानी को। अब आप समझ जाएं कि ये तेजाब है, इसने डेफिनेटली हाइड्रोजन आयन ही देना है। तो अब ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखेगा। तो अगर हम देखें इस कॉन्सेप्ट की, इस इक्वेशन की मदद से, तो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करने वाली स्पीशी जो है वो बेस होती है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, और हाइड्रोजन आयन देने वाली स्पीशी जो होती है वो एसिड होती है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। तो इसने हाइड्रोजन आयन दिया और इसने हाइड्रोजन आयन ले लिया, तो लिहाजा देने वाली स्पीशी डोनर हुई, एसिड हुई, और लेने वाली स्पीशी बेस कहलाएगी। तो अब ये एक आपको नजर आ रहा है 2 हाइड्रोजन है इसके पास, एक और हाइड्रोजन उसके पास आ जाएगा, तो आपको नजर आ रहा है कि अब ये 3 हाइड्रोजन हो गए हैं, और ये हाइड्रोजन आयन इसके पास आएगा, यानी H+ की शक्ल में आएगा। तो इस पूरे सिस्टम को भी क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। अब ये नई स्पीशी बनेगी, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इसके साथ ये वाली स्पीशी जो है, ये जो एक हिस्सा है ये रह जाएगा पीछे, दैट इज कॉल्ड एसीटेट आयन, CH3COO नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एज एसीटेट आयन। इसी तरह से आप देख लें, अब यहां पे और यहां पे अब क्या फर्क है। अब बेसिकली यहां पे क्या हुआ था कि हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया गया था और फिर हाइड्रोनियम आयन बना था। लेकिन यहां पे क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन को, या आप इसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट, कि प्रोटॉन को क्या किया जाएगा, डोनेट किया जाएगा। यानी यहां पे प्रोटॉन जो है ये क्या किया जाएगा, डोनेट किया जाएगा, दिया जाएगा। यहां पे प्रोटॉन लिया जा रहा है और यहां पे प्रोटॉन दिया जा रहा है। तो ये स्पीशी क्या कहलाएगी, बेस, और देने वाली स्पीशी क्या कहलाएगी। तो यहां पे देखें आप, एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है पानी, तो यहां पे बेस के तौर पे, नीचे वाली इक्वेशन में एसिड के तौर पे, तो हो गया ना एम्फोटेरिक। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करके बेस बन गया और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन देकर एसिड बन गया। तो लिहाजा अब ये हाइड्रोजन आयन किसको दे देगा, अमोनिया को दे देगा, और अमोनिया को हाइड्रोजन आयन देने के बाद अमोनिया क्या बन जाएगा, अमोनियम बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन आपको पता है कि H पॉजिटिव स्पीशी है। तो जब ये इसमें एंटर करेगा 3 हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे आ जाएगा। तो इस तरह ये क्या बन गया, अमोनियम बन गया। इसे आप कह सकते हो अमोनियम आयन। और फिर यहां पर आपको नजर आ रहा है कि ये पानी आपके पास किस शक्ल में है, H पॉजिटिव की शक्ल में है और OH नेगेटिव की। अब H+ तो यहां से चला गया ना, तो पीछे क्या बच गया, तो अब यहां पे प्लस करके क्या लिख दोगे, हाइड्रोक्सी आयन लिख दोगे। सो दैट इज द इक्वेशन नंबर 2 जो आपने मेमोराइज रखनी है। सो दैट इज द सेकंड इक्वेशन, याद रखिएगा।
एंड दैट इज दी फर्स्ट इक्वेशन। ये भी आपने याद रखनी है। एंड आई होप सो कि मैं आपको ये सवाल समझाने में सक्सेसफुल रहा हूँगा। तब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। जी तो प्यारे बच्चों, चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि जस्टिफाई करें कि अमोनिया जो है वो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की तो बेस है, लेकिन आर्हीनियस की बेस नहीं है। ये जस्टिफाई करना है। देखें, अमोनिया जो है, याद रखिएगा, एक्सेप्ट कर सकती है प्रोटॉन। देखें, अगर ये प्रोटॉन है तो अमोनिया क्या कर सकती है, इसको एक्सेप्ट कर सकती है और क्या बना लेगी, अमोनियम बना लेगी। ये काम ये कर सकती है, तो लिहाजा हम इसको कह रहे हैं देयरफॉर इट इज अ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस। और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अंदर यही कहा गया कि बेस एक ऐसी स्पीशी है जो कि प्रोटॉन को क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। तो जो भी स्पीशी, ना कि अमोनिया, मैं तो अल्कोहल्स को भी यहाँ पे नॉमिनेट करूँगा, ये भी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये भी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की जो है वो बेस है। अल्काइल अमाइंस आपको याद होगा, तो अल्काइल अमाइंस में भी जो है ये खासियत मौजूद है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये भी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की बेस कहलाएंगे। ना सिर्फ अमोनिया, और किसी हद तक पानी भी जो है वो क्या कर सकता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये भी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की बेस कहलाएंगे। तो ऐसी स्पीशीज जिसके पास लॉन पेयर होगा वो सारी स्पीशीज क्या कहलाएंगी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की बेस कहलाएंगी। जबकि हम देखें आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में, तो अमोनिया इज नॉट गिविंग हाइड्रोक्सी आयंस। अब देखें, अमोनिया के पास जो है वो हाइड्रोक्सी आयंस तो है ही नहीं, है इसके पास हाइड्रोक्सी आयन। तो आर्हीनियस तो यही कह रहा था ना कि लेट्स से दैट के आर्हीनियस की अगर मैं बेस की बात करूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आर्हीनियस की बेस है। अब ये क्यों बेस है, क्योंकि इसके पास आपको नजर आ रहा है कि हाइड्रोक्सी आयन मौजूद है, इसलिए ये आर्हीनियस की बेस है। लेकिन अमोनिया जो है वो आर्हीनियस की बेस नहीं है। क्यों नहीं है अमोनिया आर्हीनियस की बेस, क्योंकि इट कैन नॉट गिव हाइड्रोक्सी आयंस। किसमें, so therefore it is not a arrhenius base। आई होप कि मैंने आपको समझा दिया कि अमोनिया कैसे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की बेस है और आर्हीनियस की बेस नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट। कि लिविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप बताना है, आपने स्टेट करना है, स्टेटमेंट देनी है कि बताएं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है लिविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं लिविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको बताऊं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यही होता है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और कुछ ना कुछ वो क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। और इस प्रोडक्ट को आप ये भी कह सकते हैं कि एडक्ट, क्योंकि आपको याद होगा कि लिविस कॉन्सेप्ट में यही बताया गया कि लिविस का एसिड, लिविस की बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो प्रोडक्ट जो बनाते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है, एडक्ट, या फिर आप इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह सकते हैं। चलें ऐसा करते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं। लिविस का जो एसिड है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और लिविस की जो बेस होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। यही कॉन्सेप्ट दिया ना आपको मैंने। तो लिहाजा अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन होगा, ये अच्छा सवाल है। तो जो स्पीशी के पास लोन पेयर होगा, जो भी कंपाउंड के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, वो स्पीशी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और जो स्पीशी जो है वो ये इलेक्ट्रॉन पेयर या कह लें लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकती है, लोन पेयर क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, तो लिहाजा इसको क्या बोल देंगे, बेस। तो लिहाजा यहां पर थोड़ा सा आप मेमोराइज करें, ये मैं थोड़ा सा उल्ट बोल दिया, यहां पर आप बेस लिख लें और यहां पे आप एसिड लिख लें। यानी जो बेस होगी वो डोनर होगी और जो एसिड होगा वो एक्सेप्टर होगा। ये ऊपर जो मैंने एक लफ्ज लिखे हुए थे वो थोड़ा सा ज़रा मिसकॉन्सेप्ट कर गए, तो आपने परेशान नहीं होना, मैंने बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको
कि जो बेस होगी वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगी और जो एसिड होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा। मैं एग्जांपल ले लेता हूं जल्दी से। लेट्स से दैट हमारे पास एक ये कंपाउंड है, इसका नाम है अमोनिया। ठीक है, ये कंपाउंड हम ले लेते हैं, इसका क्या नाम है? अमोनिया इसका नाम है। अब ये लिविस की बेस है। अब ये लिविस की बेस क्यों है? क्योंकि इसके पास आपको नजर आ रहा है कि क्या मौजूद है? लोन पेयर। इसके अलावा पानी भी लिविस का क्या होगा? बेस होगा, क्योंकि इसके पास भी क्या है? लोन पेयर। इसके अलावा अल्कोहल भी लिविस की क्या होंगी? बेस होंगी, क्योंकि इनके पास भी क्या है? लोन पेयर। अल्काइल अमाइंस भी लिविस के क्या होंगे? बेस होंगे, क्योंकि इनके पास क्या है? तो जहां पे आपको लोन पेयर्स नजर आए, समझ लें वो स्पीशीज क्या कहलाएंगी? लिविस की बेस। और मैं आपको लिविस के एसिड्स बता दूं तो लिविस के एसिड्स में आप ले सकते हैं BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अमोनिया भी लिविस की बेस होगी क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड भी जो है वो लिविस के एसिड्स होंगे, क्योंकि ये भी क्या कर सकते हैं? लोन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। FeCl3 भी लिविस का एसिड कहलाएगा, क्योंकि ये भी क्या कर सकते हैं? लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है आपको ये भी याद रह जाना चाहिए कि जो भी स्पीशी इलेक्ट्रॉन दे सकती है, जैसे लेट्स से दैट क्लोराइड आयन, साइनाइड आयन या कोई भी नेगेटिव आयन जिसको आप क्या नाम दोगे? एन आयन, ये लिविस के क्या हो सकते हैं? बेस हो सकते हैं। और जो भी स्पीशी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी, जैसे सोडियम आयन, सिल्वर आयन, मैग्नीशियम आयन या कोई भी ऐसे आयन जो कि एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, यानी कि कैटायंस, ये क्या होंगे? लिविस के एसिड्स होंगे। तो ये लिविस की बेस है, इसको आप क्या कहोगे? लिविस बेस। इसके पास लोन पेयर है और साथ आप यहां क्या लिख लोगे? लिविस का एसिड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लिख लेता हूं यहां पे। तो ये अब इसके पास ये होल समझें, ये होल्स हैं। ठीक है, और यहां पे क्या बना दूंगा मैं? फ्लोरीन। और देखें अब ये लोन पेयर किसके पास चला जाएगा? बोरॉन के पास। और फिर समझ लें कि रिएक्शन होगा। और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट में लिख देता हूँ कि हमारे पास नाइट्रोजन ने लोन पेयर किसको दे दिया? बोरॉन को। और ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो गया? लोन पेयर कन्वर्ट हो गया बॉन्ड पेयर में। याद रखिएगा, दो एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड पेयर कहलाएंगे। तो लिहाजा ये क्या बन गया? एडक्ट बन गया। क्या बन गया ये? एडक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कैसी प्रोडक्ट? लिविस का एसिड, लिविस का एसिड, लिविस का बेस आपस में मिले और मिलकर क्या बना दिया इन्होंने? एडक्ट बना दिया। दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ लिविस प्रोडक्ट। तो उन्होंने ये सवाल किया आपसे। सवाल देखें दोबारा कि स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे और एडक्ट बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस रिएक्शन को भी आप क्या नाम दे दोगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को भी क्या नाम दे दोगे आप? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये लिविस की बेस थी और ये लिविस का एसिड था। तो लिविस एसिड और बेस जब भी मिलेंगे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगी, इसे एडक्ट बोल देंगे। तो इस रिएक्शन को आप नाम देंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर आप यही रिएक्शन याद कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे इसकी स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ पूरे सवाल की, तो लिहाजा ये भी आपको सारी नज़र आ रही है। ये आप सारे से कॉपी कर लें सवाल का स्टेटमेंट और उसके बाद ये एग्जाम्पल कॉपी कर लें। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बेटा यहाँ पर मैंने जो है H लगा दिया है, तो आप सबको पता ही होगा कि यहाँ पर H नहीं लगेगा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है तो यहाँ पर फ्लोरीन लगेगा। ठीक है, ये करेक्शन कर लें आप। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि छठे सवाल में डिफाइन एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविस एसिड। लिविस एसिड की तारीफ करें और उसकी कुछ खुसूसियात बताएं। याद रखिएगा, लिविस एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो लिविस एसिड आप मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, जिनमें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, आयरन ट्राइक्लोराइड, हाइड्रोजन आयन और जितने भी कैटायंस हैं, जिनमें सोडियम आयन, सिल्वर आयन, एल्यूमिनियम आयन,
सिल्वर आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन और बहुत से पॉजिटिव आयंस, कैटायंस, ये सब क्या है? लेविस के एसिड्स हैं। और याद रखिएगा इनका हमेशा क्या रहेगा? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जैसे कि आपको मैं बोरॉन की एग्जांपल दे देता हूं कि बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्लोरीन के साथ अपने तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेने के बावजूद इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और एक उसने शेयर कर लिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसे शेयर कर लिया है? बोरॉन से। तो ये 2 हो गए, इस तरह यहां पर भी 2 हो गए और यहां पर भी 2 हो गए और 6 हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के पास वैलेंस शेल में है, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। इस तरह ही आप कह लें कि डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन भी इनकी निशानी रहेगी। तो बोरॉन जो है बॉन्ड बनाने के बावजूद इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम सिंगल लाइन से शो कर लेते हैं। तो फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, यहां पर ये लोन पेयर 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 लोन पेयर, और ये मैंने आपको बॉन्ड, इसके बावजूद ये 3 बॉन्ड के बावजूद भी बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन में, डेफिशिएंट मीन कमी रहेगी इलेक्ट्रॉन की। तो ये भी करैक्टर है लेविस के एसिड का। तो लेविस का एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होगा और इसके अलावा उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहेगा। ये सबसे बड़ी खसूसियात है लेविस के एसिड की, तो आपने भूलनी नहीं है। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला सवाल ये है कि BF3 जो है वो क्यों बिहेव करता है एज अ लेविस एसिड। तो अभी आपको बताया कि जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, वो बिहेव करेगी एज अ लेविस एसिड। तो ये जवाब होगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हो तो फिर वो क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है पेयर ऑफ, इसलिए उसको हम कहेंगे कि वो क्या होगा? लेविस एसिड। तो BF3 लेविस एसिड क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ये लेविस का तेजाब है, लेविस का एसिड है। चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ कि वाटर इज द एम्फोटेरिक स्पीशी अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टर-लॉरी कॉन्सेप्ट। पानी जो है लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है? एम्फोटेरिक है। तो लेविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसकी नेचर क्या है? तो अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट इट इज अ बेस। ये सिर्फ बेस है, क्योंकि ये क्या कर सकती है? ये लॉन पेयर को इलेक्ट्रॉन के क्या कर सकती है? दे सकती है। आपको पता है कि पानी के पास जो है वो क्या होते हैं? लॉन पेयर होते हैं, तो लिहाजा ये लॉन पेयर दे सकती है, तो इसलिए ये क्या होगी? लेविस बेस होगी। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, क्योंकि अच्छी बात फैलाना एक सदका जारिया है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का